हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट हिंदी हो जाता है, इसके जो 2016 से अब तक के यानी 2023 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं सभी को हम एक क्लास में इसी में हम कंटिन्यू कर डालेंगे और इसी में हम देखेंगे जितने भी लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस है। ठीक है ना? इससे पहले की वीडियो में आपको जो बहुविकल्पीय टाइप और अति लघु उत्तरीय टाइप है वो मिल जाएंगे और प्लेलिस्ट बन चुकी है, आपको मैराथन के नाम से मिल जाएगी और जिसमें सभी चीजें एक वीडियो में होंगी तो वो महामैराथन के नाम से आएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको सारी चीजें एक ही क्लास में मिल जाएंगी, तो आपको रिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी और आपका टाइम भी बचेगा और आपका माइंड भी इतना वो नहीं होगा, टेंशन में भी नहीं होगा कि कहाँ से क्या क्या चीजें कलेक्ट करें, फिर उसके बाद हम किन किन चीजों का रिवीजन करें। तो सभी कुछ आपको एक ही क्लास में प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो आप लोगों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है आप लोग समझ सकते हैं। आप लोग बिना स्किप किए हुए चीजों को समझिएगा और जितना ज्यादा आप लोग समझेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि स्किप करने से क्या होता है, कुछ चीजें समझ में आती है, जब स्किप ही कर दिया तो वो चीज समझ में क्या आएगी, वो तो चली ही गई। ठीक है ना? तो इस तरह से आप लोग सभी चीजों को अच्छे से समझिएगा। इसलिए फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर ले, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं, सबसे पहले पॉइंट्स को देख लेते हैं, उस पर डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में हम लोग जो आपके लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस हो जाते हैं उसकी सीरीज की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आपको हो जाता है विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह जो होते हैं वो क्या होते हैं? तो विराम चिन्हों का मतलब होता है जहाँ पे कुछ ठहरना होता है, थोड़ा सा रुकना होता है, तो हम क्या करते हैं, विराम चिन्हों का यूज करते हैं। ठीक है, कहीं पे हमने एक सेंटेंस कहो और रुक गए पूरा कंप्लीट करने के बाद, तो वो विराम चिन्ह लगेगा, यानी कि पूर्ण विराम लगेगा। कहीं पर क्या होता है, जैसे कि थोड़ा ठहरना होता है, हल्की सी सांस लेनी होती है, तो हम क्या करेंगे, तो उससे कम ठहरेंगे। कहीं पर क्या होता है कि पूर्ण विराम से आधा और अल्प विराम से ज्यादा ठहरना होता है, तो हम अर्ध विराम का यूज करेंगे। कहीं पे हमने क्वेश्चन किया, भाई क्वेश्चन किया, तो उस चिन्ह का यूज करेंगे। तो यानी हम अलग अलग जगहों पे अलग अलग चिन्हों का यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम आपका जो हो जाता है, पूर्ण विराम जो आपका हो जाता है वो हम कब यूज करते हैं, तो इस तरह का विराम चिन्ह होता है और इसको जब हम सेंटेंस कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे राधा ने खाना खा लिया, तुम स्कूल से आ गए मतलब लास्ट हो गया, हमने अपना सेंटेंस कंप्लीट कर लिया, यानी पूर्ण विराम का हमने यूज किया। बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्कस कर भी चुके हैं और क्लासेस जो है उसमें भी डिस्कस कर चुके हैं। बस यहाँ पे इतना डिस्कस करेंगे कि आप लोगों के जितने भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए और चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो पूर्ण विराम ये हो गया। इसी तरह से आपका अल्प विराम होता है। अल्प विराम का मतलब होता है जैसे कि आपको क्या करना है, अल्प विराम में थोड़ा सा ठहरना है, थोड़ा सा सांस लेनी है, तो आपने इस तरह का चिन्ह यूज किया। तो इसमें जैसे कोई दो नाम, राम, श्याम, सीता, गीता, इस तरह से नाम लिए, तो उसमें क्या हुआ, थोड़ी सी सांस ली, लेकिन आपको नहीं पता कि हमने सांस ली, सीता, गीता, अब आपको नहीं लग रहा है कि सांस ली, लेकिन हमने थोड़ी सी सांस ली। या जैसे हम बहुत ज्यादा जो लोग हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो लोग पढ़ते हो आप लोग, उन्हीं में से दो नाम हम लेना चाहते हैं, जैसे सोनिया, जैसे आपको हो जाता है सोनिया और प्रीति, सभी लोगों के नाम लेंगे, लेकिन यहाँ पे दो ही लोगों के नाम की जरूरत रही है, तो इसलिए दो लोगों के नाम लिए हैं, बाकी क्लास में और भी लोगों के नाम लेंगे। तो सोनिया, प्रीति, तो यहाँ पे देखिए हमने कहा सोनिया, तो हल्का सा ठहरे और उसके बाद प्रीति कहा, तो इस चिन्ह का हम यूज करेंगे, यानी कि अल्प विराम का हम यूज करेंगे। अर्ध विराम होता है, तो अर्ध विराम का मतलब होता है, अर्ध विराम का मतलब होता है कि पूर्ण विराम से आधा और अल्प विराम से ज्यादा। ये चिन्ह इस तरह से होता है, ये चिन्ह लगाया जाता है, ये अर्ध विराम होता है, यानी कि पूर्ण विराम से आधा रुकना होता है और अल्प विराम से क्या करना, थोड़ा सा ज्यादा रुकना होता है। फिर उसके बाद हो जाता है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक
चिन्ह, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसमें क्या है, ये इस तरह से चिन्ह होता है। जैसे हम आपसे कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या आपने अपनी तैयारी कर ली, आपका एग्जाम आने वाला है, आपकी तैयारी कैसी रही, या आप तैयारी कहाँ से कर रहे हैं, कौन से नोट्स आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने आपसे क्वेश्चन किया। तो जब हमने क्वेश्चन किया तो लास्ट में इस चिन्ह का हम यूज करेंगे, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि जो आपका हंस पद हो जाता है वो क्या होता है, हंस पद या त्रुटि पूर्व, हंस पद या त्रुटि चिन्ह आप कह सकते हैं, त्रुटि पूर्व। तो त्रुटि मतलब होता है कि गलती हो गई, उसको पूरा करने वाला चिन्ह, ठीक है। तो उसको पूरा करने वाला चिन्ह ऐसा। और हाँ, इसका मतलब तो आपने ये समझ लिया कि भाई त्रुटि हो गई, गलती हो गई, तो गलती पूरा करने वाला चिन्ह ये हंस पद। जैसे कि कुछ आप किसी चीज में वो चीज आपको नहीं मिल रही और वो चीज आपको मिल गई, इम्पॉसिबल चीज थी और मिल गई, तो आप क्या करोगे, हंसोगे ना भाई, जाहिर सी बात है, जो चीज हमें नहीं मिल रही है और हम उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और एकदम से हमको अचानक मिल गई, तो हम क्या करेंगे, हंसेंगे। तो वही हो गया हंस पद, यानी हमको जब ये चिन्ह मिल गया तो हम क्या हुए, हम हंसने लगे। क्यों हंसने लगे, क्योंकि हमने सेंटेंस लिखा था, उसमें हमने कुछ गलती कर दी थी, कुछ कमी कर दी थी, वो चीज हम लिखना चाहते थे। जैसे हमने कहा श्याम एक बहुत अच्छा लड़का है, हमने लिख क्या दिया, श्याम एक अच्छा लड़का है, बहुत लगाना भूल गए। और जहाँ पे हमने बहुत लगाना हम भूल गए, वहां पे हमने इस चिन्ह का यूज किया। जैसे हम अभी लिख के आपको बताते हैं, जैसे श्याम या राम, कुछ भी आप ले लें, हम श्याम ही चलिए हम बताते हैं आपको, श्याम फिर से कहते हैं श्याम, ठीक है, एक बहुत अच्छा लड़का है। हम यहाँ पे बहुत अच्छा लड़का याद रखिएगा, अच्छा लड़का है। अब यहाँ पे हमने अच्छा लिखना था लेकिन हम गए भूल। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये चिन्ह लगाएंगे, चिन्ह लगाने के बाद हम यहाँ पे अच्छा लिख देंगे। अब हमारा सेंटेंस हो गया कंप्लीट। जो हमारी गलती थी वो उसको हमने यहाँ पे लिख भी दिया, हमको कोई अफसोस भी नहीं हुआ। जाहिर सी बात है, जब हमें कोई चीज मिल जाती है या हमारी जो भी कमी है वो कमी खत्म हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, हंसने लगते हैं। तो हम क्या करेंगे, हंस पद हम यूज करेंगे। इसी तरह से आपका एक लाघव चिन्ह हो जाता है, इनको इरेज कर देते हैं, उसके बाद में करते हैं, कंटिन्यू करते हैं ना। लाघव चिन्ह हो जाता है, तो लाघव चिन्ह जो हो जाता है वो आपका कैसा होता है, तो लाघव चिन्ह आपका हो जाता है, लाघव चिन्ह आपका हो जाता है ऐसे। जैसे आप लिखते हो उत्तर प्रदेश, क्या लिखते हो, उत्तर प्रदेश, तो इसको आप कैसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हो, ओ बना देते हो, ऐसे लिख देते हो, प बना देते हो, प्र बना देते हो, ऐसे लिख देते हो। जैसे आप लिखते हो डॉक्टर, क्या लिखते हो, तो आप लिखते हो डॉक्टर, तो डॉक्टर आप कैसे लिख देते हो, ऐसे लिख देते हो ना। तो यानी ये आपका कौन सा चिन्ह है, लाघव चिन्ह, यानी चीज बड़ी है उसको छोटा करने के लिए हम इस चिन्ह का यूज करते हैं। तो यहाँ तक आपको हो गया, जो ये चिन्ह है ये आप लोगों के अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जितने इम्पोर्टेंट चिन्ह थे वो हमने आपको करा दिए। बाकी और भी चिन्ह है, जैसे कि आपका कोष्टक वाला हो जाता है, बड़ा कोष्टक, छोटा कोष्टक, ये सब। तो आपके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि आप 4 जो विराम चिन्हों के बारे में बताएं, तो 4 विराम चिन्ह विद एग्जाम्पल पूछ लेते हैं, तो आपको देना रहेगा। तो एक एग्जाम्पल भी आपने लिख दिया और उसके बाद आपने चिन्ह लगा के वो सब चीजें मेंटेन करके आपने दिखा दी, ठीक है। कभी कभी नाम दे देते हैं कि पूर्ण विराम के बारे में बताएं और अर्थ विराम के भी बारे में बताएं, और दोनों का विद एग्जाम्पल लिखे, यानी उदाहरण के सहित लिखे, तो भी आपका ऐसे हो जाता है। यानी क्वेश्चन घुमा फिरा के कैसे भी पूछने आपको आता है तो पढ़ ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। सस्वर, सस्वर यानी स्वर के साथ में पढ़ना, यानी स्वर के साथ में सस्वर, तो यानी हम आपको क्या कर रहे हैं, स्वर के साथ में चीजों को बता रहे हैं, बस यही सस्वर हो जाता है। और इसमें कोई बहुत ज्यादा लेंदी नहीं जाने वाला है, क्योंकि हम भाई कोई चीज है अपनी कोई बात कहना चाहते हैं तो स्वर के माध्यम, सस्वर यानी स्वर के माध्यम से ही तो आपको बताएंगे। जब तक आवाज हमारी नहीं निकलेगी आप हमारी बात को कैसे समझेंगे कि नायरा मैम आखिर कहना क्या चाहती हैं। जब हमारे स्वर निकलेंगे तो हम तेज तेज बोलेंगे, तभी आपको हमारी बात को समझ पाएंगे, यानी हमारी बात आपकी समझ में आएगी। उसके बाद आपका हो जाता है प्रत्यय, प्रत्यय और उपसर्ग। भाई ये तो आपका समझ लीजिए क्वेश्चन आता ही आता है। जैसे विराम चिन्ह है, प्रत्यय, उपसर्ग है, सस्वर है, मौन वाचन और स्वर वाचन, ये सभी आने हैं तो आने हैं, मतलब गारंटेड आने हैं, ठीक है।
तो प्रत्यय और उपसर्ग होता है प्रत्यय यानी पीछे, प्रत्यय यानी पीछे और उपसर्ग यानी आगे। यानी कोई वाक्य लीजिए उसमें आगे कोई चीज जोड़ते हैं, जैसे पीछे जोड़ते हैं, जैसे मानव में ता जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? मानव प्लस ता, तो क्या हो गया? मानवता हो गया। तो ये प्रत्यय है, ये पीछे ता जुड़कर हो गया। उपसर्ग आगे, जैसे पर उपसर्ग आपको दिया गया, पर उपसर्ग दिया गया तो पर में कार लगा दिया तो परकार हो गया, पर में हार लगा दिया तो परहार हो गया, प्लस यहाँ पे कर दे, परहार हो गया, परकार हो गया। तो यानी अगर ये आगे जुड़ते हैं, आगे जुड़ के बनते हैं और क्वेश्चन घुमा के भी दे देते हैं, कभी ये उपसर्ग आपको दे देंगे, उसमें अलग से आपको फिट करना रहता है, जैसे पर दे दिया कार लगाना है, पर दे दिया हार लगाना है। कभी कभी कैसे दे देते हैं कि यहाँ पे जैसे कार है तो इसमें कुछ ऐसा लगाएं कि 2 सेंटेंस बन जाए, इस तरह से हर पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप अच्छे से कर पाएंगे अगर आपको अच्छे से आता है तो। अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि आपका जो मिश्रित वाक्य है, मिश्रित वाक्य क्या होता है। तो मिश्रित वाक्य को समझने से पहले आपको सरल वाक्य समझना रहेगा। सरल वाक्य पहले समझ लेते हैं, फिर मिश्रित वाक्य की तरफ चलते हैं। तो सरल वाक्य का मतलब ये होता है कि जिसमें एक सेंटेंस है, जैसे तुम पढ़ रहे हो, मैं जा रही हूँ, राधा खेल रही है, राम सो रहा है। सरल है, इसमें न किंतु परंतु लेकिन ये वो तथापि यथापि कुछ भी नहीं लगा। लेकिन मिश्रित वाक्य में क्या होता है? 2 उपवाक्य होते हैं। क्या होते हैं? तो 2 उपवाक्य होते हैं। और इसमें जैसे आपका और, लेकिन, किंतु, परंतु, ये सभी जोड़कर बनते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कि राम विद्यालय गया था लेकिन अभी तक नहीं आया, सीता सो रही थी और श्यामा खाना बना रही थी। तो इस तरह से 2 उपवाक्यों को जोड़कर ये बनता है, जिसमें लेकिन, किंतु, परंतु की मदद ली जाती है। उसके बाद आपका हो जाता है श्रव्य दृश्य सामग्री। तो श्रव्य दृश्य सामग्री, तो इसमें क्या हो जाता है श्रव्य दृश्य सामग्री में? देखिए पहले हम श्रव्य के बारे में बात कर लेते हैं। श्रव्य मतलब होता है सुनना। हम सुनकर ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो किससे हम कर सकते हैं? जैसे हमारा रेडियो हो जाता है, जैसे हमारा टेप रिकॉर्डर हो जाता है। तो ये क्या है? हम इससे सुन रहे हैं और ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। दृश्य यानी क्या होता है? जैसे हम आंखों से देख पा रहे हैं, आंखों से देख पा रहे हैं, जैसे बुक हो जाती है। हम यहाँ पे न हो, ये बोर्ड है, बोर्ड पे आपका लिखा हुआ है और आप देख के ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो क्या है? ये दृश्य है। आपका चार्ट है, चार्ट लगा हुआ है, तो आप देख के ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, ये क्या है? ये दृश्य है। ग्लोब है, आप देख रहे हैं उसे, तो ये क्या है? ये दृश्य है। अब आ जाए श्रव्य दृश्य सामग्री। दोनों की बात अगर कर ली जाए तो यानी देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। देख कर और सुनकर दोनों तरह से हम ज्ञान प्राप्त करें। जैसे आप क्लास देख रहे हो, तो क्या है ये श्रव्य दृश्य सामग्री। क्यों? क्योंकि आप देख भी रहे हो, जो हम बोर्ड पे लिख रहे हो, और आप हमको भी देख रहे हो, हमारी हर एक एक्टिविटी को देख रहे हो, और आप क्या कर रहे हो? और आप सुन भी रहे हो, हमारी वॉइस सुन रहे हो। ठीक है, यानी आप देख भी रहे हो और सुन भी रहे हो और ज्ञान प्राप्त कर रहे हो। इसमें आप लैपटॉप पे भी हमें देख रहे होंगे, कुछ लोग लैपटॉप पे देख रहे होंगे, कुछ लोग कंप्यूटर पे देख रहे होंगे, कुछ लोग मोबाइल पे देख रहे होंगे। तो इस तरह से ये श्रव्य दृश्य सामग्री में आ जाता है। अब हम इसी में ज्वाइन करते हुए एक चीज और बताते चलते हैं, TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ये क्या होता है भाई? ये होता ये है कि आप शिक्षा जब आपको मिलती है या आप बच्चों को शिक्षा दे रहे, भाई आप भावी शिक्षक बनने वाले हो, यानी भावी शिक्षक बनने वाले हो, तो जाहिर सी बात है बच्चों को शिक्षा देंगे, तो TLM का आप यूज करेंगे। जैसे हम बोर्ड का यूज कर रहे हैं, ये क्या है? ये हमको मदद कर रहा है आपको शिक्षा देने में। ठीक, तो ये TLM है। ये पेन क्या है? ये हमें मदद कर रहा है आपको शिक्षा देने में। ये डस्टर क्या है? ये डस्टर क्या है? ये मदद कर रहा है कि आपको शिक्षा देने में। तो ये क्या है? ये आपका TLM हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जितनी भी चीजें हमें मदद करती हैं शिक्षा देने में, तो वो सब TLM ही है। तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि TLM, कुछ TLM के नाम लिखें,
तो आप आराम से लिख सकते हैं, जितनी भी चीजें परिभाषा भी लिख सकते हैं कि जो हेल्प कराता है शिक्षा देने में, जो सामग्री, वही टीएलएम है। अब उसके बाद आपका हो जाता है भाषा कौशल। तो भाषा कौशल में कौन कौन से आते हैं, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। भाषा कौशल में आपका देखिए, भाषा कौशल जो हो जाता है तो उसमें 4 होते हैं। क्या कौन कौन से 4 होते हैं, तो भाषा कौशल में 4 कौन कौन से होते हैं, सुनना, क्या होता है सुनना, और क्या होता है बोलना, और क्या होता है पढ़ना, और क्या होता है लिखना, ठीक है, और क्या होता है लिखना। अब इसको आप एक ट्रिक से याद कर सकते हो, सुबोपाली। किससे याद कर सकते हो, तो सुबोपाली से याद कर सकते हो। देखिए, हमारा एक मकसद ये नहीं रहता है कि बस क्लास किसी तरह से हो जाए, बस कंप्लीट हो जाए, मामला खत्म। जब तक आपके माइंड में चीजें सेट नहीं करा देंगे तब तक नहीं जाने, ठीक है। तो चीजें ट्रिक से भी समझे, हर तरह से समझे, एग्जाम्पल देके समझाएंगे, लेकिन चीजें आपकी समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो सुबोपाली यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सुनना और पढ़ना क्या होता है, आप सुन रहे हो, हमारी बात को सुन रहे हो यानी ग्रहण कर रहे हो। पढ़कर आप ज्ञान को क्या कर रहे हो, अपने माइंड में ग्रहण कर रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो, है ना। तो ये रिसीव कर रहे हो, रिसीप्टिव स्किल यानी ग्रहणात्मक स्किल हो जाते हैं। क्या है, ग्रहणात्मक। कौशल, जिसको कौशल को स्किल भी कहते हैं ना, तो रिसेप्टिव स्किल हो जाते हैं, तो ये ग्रहणात्मक हो जाते हैं। और बोलना और लिखना अभिव्यक्तिकात्मक हो जाते हैं। जैसे हम बोलकर आपको शिक्षा दे रहे हैं और आप सुनकर ले रहे हैं, यानी हम क्या कर रहे हैं कि बोलकर अपनी अभिव्यक्ति जो है, अपनी जो बात है वो हम आपको दे पा रहे हैं, रख पा रहे हैं, अभिव्यक्तिकात्मक ही हो जाता है, यानी अभिव्यक्त कर पा रहे हैं। और आप सुनकर क्या कर रहे हो, उसको ग्रहण कर रहे हो, ग्रहणात्मक हो जाता है। तो ये चीज भी बहुत अच्छे से याद रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और क्या करते हैं कि बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि इसको क्या करते हैं, अलग करना नहीं पता होता है। पहले तो सीरियल में लगाना नहीं आता है, और सीरियल वाइज लगाने के बाद इसको कौन कौन से ग्रहणात्मक है और कौन कौन से अभिव्यक्तिकात्मक है, इनको अलग करना नहीं आता है, ठीक है। तो इनको अच्छे से समझें और इसको सीखें। फिर उसके बाद हम आपको बता देते हैं मौन वाचन के बारे में। तो मौन वाचन क्या होता है, मौन वाचन होता ये है कि जब हम कोई भी चीज को पढ़े, मन में पढ़े, किसी चीज को हम पढ़ रहे हैं, मन में पढ़ रहे हैं, तो वो क्या है, मौन वाचन। इससे फायदे बहुत होते हैं कि आप पढ़ रहे हो तो दूसरा डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, ठीक है। और जैसे आप जो तेज पढ़ेंगे तो क्या होगा, आप कुछ कम चीजों को ऑब्जर्व कर पाएंगे, लेकिन जब मौन पढ़ेंगे तो ज्यादा चीजों को आप ऑब्जर्व कर पाएंगे। और इसमें बड़ी बारीकी से पढ़ा जाता है, हर एक चीज को समझ के पढ़ा जाता है। और सबसे एक चीज और खास हो जाती है कि इसमें थकान भी नहीं आती है, क्योंकि भाई हम बोल रहे हैं बोलते जाते हैं तो भाई थक जाते हैं। लेकिन अगर हम ना बोले और मन में करें तो क्या थकेंगे नहीं, ना के बराबर, थका तो आएगा लेकिन ना के बराबर, ठीक है। अब इसमें कुछ कमियां हैं, वो क्या हो जाती हैं, भाई हम स्लो पढ़ेंगे, मन में पढ़ेंगे, हमारे में अगर कोई कमी है तो वो सामने वाला उसको नहीं पकड़ पाएगा, और जब पकड़ नहीं पाएगा तो हम गलत जो चीज पढ़ रहे हैं वो हम गलत ही जिंदगी भर पढ़ते जाएंगे, है ना। तो इससे ये है कि है अच्छाइयाँ बहुत है, लेकिन किसी चीज में अच्छाई होती है तो उसमें कमी भी होती है, कभी कभी दोष भी पूछ लिए जाते हैं, विशेषता भी पूछ ली जाती है, सभी चीजें तो आपको पता होना चाहिए। मौन वाचन जो धीरे अपने मन में जो पढ़ा जाता है उसी को मौन वाचन कहते हैं। लास्ट पॉइंट पर चलते हैं, औपचारिक अनौपचारिक। औपचारिकता क्या है, औपचारिक शिक्षा या औपचारिक शिक्षा, औपचारिक भाषा, अनौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक भाषा। तो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों को समझेंगे, अनौपचारिक दोनों को समझेंगे। कैसे समझेंगे, तो औपचारिक का मतलब ये होता है कि जब औपचारिक शिक्षा की पहले बात कर लेते हैं, ठीक है। तो औपचारिक शिक्षा वो होती है जो आप एक टाइम फिक्स होता है, ठीक है, एक सिलेबस फिक्स होता है, एक जगह फिक्स होती है, एक टीचर फिक्स होता है, तो वो औपचारिक शिक्षा में आता है। इसके अपोजिट मान लें अनौपचारिक शिक्षा,
कि कोई जगह फिक्स नहीं होती, कोई सिलेबस फिक्स नहीं होता। अनौपचारिक शिक्षा हम जब से जन्म लेते हैं और जब तक मृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाते हैं, ठीक है, तब तक हम अनौपचारिक शिक्षा को लेते रहते हैं। कभी अपने छोटे से, कभी अपने बड़े से, कभी अपने से कम पढ़े लिखे से, कभी अपने से ज्यादा पढ़े लिखे से, कभी बिल्कुल भी कोई नहीं पढ़ा है उससे, कभी पशु से, कभी पक्षियों से। मतलब अनौपचारिक शिक्षा हम चलते फिरते, उठते बैठते, लेटते सोते, मतलब हर वक्त हम अनौपचारिक शिक्षा लेते हैं। लेकिन औपचारिक शिक्षा का टाइम फिक्स होता है। भाई हम विद्यालय जाते हैं तो टाइम से जाते हैं, आते हैं तो टाइम से आते हैं, वहां भी पीरियड लगते हैं तो टाइम से लगते हैं। वहां जो पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है, भाई डीएलएड का आपका पाठ्यक्रम है तो क्या है भाई, आपका ये पाठ्यक्रम है, फर्स्ट सेमेस्टर में यही आएगा, सेकेंड सेमेस्टर का ये पाठ्यक्रम है, थर्ड सेमेस्टर का ये पाठ्यक्रम है। मतलब सेमेस्टर वाइज भी पाठ्यक्रम बटे हुए हैं, डीएलएड का तो बटा ही हुआ है, प्लस सेमेस्टर वाइज बटे हुए हैं। तो ये औपचारिक शिक्षा में है, ठीक है। और अनौपचारिक शिक्षा में जीवन पर्यंत जो हम सीखते हैं सबसे, है ना, अपने छोटे से बड़े भी, पशु से, पक्षी से, हर चीज से जो चीज ज्ञान लेते हैं। इसी तरह अनौपचारिक और औपचारिक भाषा की अगर बात कर लेते हैं तो औपचारिक वो होती है जैसे जो हम ऑफिस में बोलते हैं, जैसे जो हम स्कूल्स में बोलते हैं, जैसे हम कॉलेजेस में बोलते हैं। तो ऐसी जगहों पे हम रिस्पेक्ट के साथ, जैसे अगर हमको कोई बात कहनी हो कि माननीय, ये ऐसा हमें वर्क करना है, श्रीमान जी हमारा ये वर्क कर दीजिए, हमें छुट्टी लेनी है तो सेवा में सभी ने निवेदन है कि मोस्ट रिस्पेक्टफुली सर आई बेग टू से दैट आई एम, है ना, ऐसे करके हम कहते हैं तो बड़ा ही आदर के साथ, सम्मान के साथ ऐसा। लेकिन जो अनौपचारिक भाषा होती है, हम घर में क्या कहते हैं कि मम्मी आज मेरा मन नहीं कर रहा, मैं ये काम नहीं करूंगी, या मम्मी मुझे कुछ पैसों की नीड है। तो ऐसा तो नहीं कहते कि मम्मी आदरणीय मम्मी जी मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, ऐसे तो नहीं बोलते ना। मम्मी से जो अपने घर की लैंग्वेज होती है उस लैंग्वेज में कह के और उनसे बात करते हैं। तो ये आपकी जो घर की जो भाषा हो जाती है तो ये अनौपचारिक में आ जाती है, जिसके लिए कोई नियम, कोई कानून, कोई बंधन कुछ नहीं होता है। लेकिन औपचारिक में क्या होता है, बंधन होता है। वहां पे अगर आप इस तरह से बोलेंगे तो फिर तो मामला थोड़ा गंभीर हो जाएगा, है ना, वो तो आप लोगों को सभी को पता है। तो खैर बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, इन पॉइंट्स पे हमने डिस्कस कर लिया है। बाकी आपका ये जो आपका हिंदी को हो जाता है तो आपके बहुविकल्पी भी होगा ना, आपके अतिलघुत्तरी भी होगा, मैराथन के नाम से आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और ये भी आपके आज मैराथन, इसकी भी प्लेलिस्ट बन जाएगी, तो सभी चीजें आपको एक जगह पे मिल जाएंगी। उसके बाद जब महा मैराथन आएगी तो जो चीजें छूट रही हैं यहाँ पे, जो भी हमने टॉपिक्स, हो सकता है कोई टॉपिक रह गए हो जिनको क्लियर ना किया हो, तो आप लोग कमेंट भी कीजिएगा कि हाँ मैम ये टॉपिक रह गया। बाकी हम खुद सर्च करेंगे कि कौन कौन से मेन टॉपिक आपके जो रह गए जिनको आपको सरल भाषा में समझाना, तो आपकी महा मैराथन में वो चीजें हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलते हैं हम लोग लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस को देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के जो 2016 से 2023 तक के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, यानी क्वेश्चंस पेपर में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सभी पर डिस्कस करेंगे। और फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने जो आपके बहुविकल्पीय टाइप और अतिलघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस हो जाते हैं उनको तो कंटिन्यू कर ही लिया है। अब क्या करेंगे, जितने लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको कंटिन्यू करेंगे। हर एक चीज़ आपको एक ही जगह पे प्रोवाइड हो जाएगी, यानी एक ही क्लास में प्रोवाइड हो जाएगी। आपको इधर उधर से रिवीजन करना या आप लोगों को ये सब दिक्कतें नहीं झेलनी पड़ेंगी कि हाँ हम रिवीजन करने जा रहे हैं तो हमें इकट्ठा सारी चीज़ें नहीं मिल रही हैं, तो हम अलग अलग चीज़ों को हम देख रहे हैं। ठीक है, तो इस पर्पज़ से ये जो आपकी क्लास है ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है और इसी पर्पज़ से इस क्लास को हम लेकर आए हैं आप लोगों के सामने। तो चलते हैं, सबसे पहले 2016 से स्टार्ट करते हैं और 2023 तक के सभी क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपका हो जाता है, योगरूढ़ शब्द किसे कहते हैं। तो योगरूढ़ शब्द क्या होते हैं, दो शब्दों के मेल को जब हम सामान्य अर्थ से ना प्रकट कर क्या करते हैं, विशेष यानी क्या विशेष अर्थ प्रकट करें तो यह योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे दशानन, पंकज आदि। जैसे दशानन, दस है आनंद जिसके, यानी 10 है सिर जिसके, यही तो होता है ना। पंकज में होता है कमल, तो यही चीज़ हो जाती है, यानी योगरूढ़ शब्द ये कहलाते हैं। मुहावरे से आप क्या समझते हैं, तो मुहावरा पूर्ण रूप से अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है बातचीत
ठीक है ना। मुहावरे का क्या अर्थ होता है, तो बातचीत होता है, उसका रूप परिवर्तित नहीं किया जा सकता। मुहावरे के प्रयोग से भाषा की सुंदरता बढ़ जाती है, लेकिन ये आवश्यक है कि सही मुहावरे का प्रयोग किया जाए। भाई बिल्कुल सही बात है। कुछ लोग क्या करते हैं, मुहावरा कुछ और बांट रहा है और बोल कुछ और रहे हैं, इसी तरह कहावत कुछ और बांट रही है और बोल कुछ और रहे, तो ये चीज़ गलत मानी जाती है ना भाई, गलत तो है ही है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि उचित प्रयोग किया जाए, अन्यथा अर्थ का अनर्थ ही हो जाएगा। ये भी बात सही है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे आपका हो जाता है, अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। एकार्थी शब्द पहले होते हैं। तो एकार्थी शब्द में क्या होता है, एकार्थी शब्द वे कहलाते हैं जिनका वाच्यार्थ एक ही होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं, स्थानों के नाम आदि इसी श्रेणी के शब्द हैं, जैसे जनवरी, हिंदी, आगरा, नरेंद्र मोदी आदि हो जाते हैं। ये क्या है, तो एकार्थी शब्द है। और अनेकार्थी शब्द में क्या होता है, तो देख लेते हैं, भाषा में अनेक शब्द ऐसे होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। वे शब्द प्रसंग बदलने पर अलग अलग अर्थ देते हैं, जैसे आँखों की पुतली, नक्षत्र। उपचार तो उपाय, सेवा, इलाज, यानी इनके क्या है, कई नाम हैं। इनको हम कई तरह से प्रकट कर सकते हैं, इनको कई तरह से हम देख सकते हैं। लेकिन एकार्थी शब्द में क्या होता है, भाई हिंदी है तो हिंदी ही तो कहेंगे, ऐसा तो है नहीं कि हिंदी को आप कुछ और कहने लगेंगे। या आगरा है तो आगरा भाई शहर है, जब दूसरे शहर का नाम लेंगे, भाई दिल्ली तो दिल्ली ही कहेंगे, मुंबई है तो मुंबई ही कहेंगे, आगरा है तो आगरा ही कहेंगे, यानी एक ही कहेंगे। भाई किसी का नाम है तो उसका नाम तो एक ही है ना, तो ये चीज़ हो जाती है। समरूपी भिन्नार्थक शब्द, कुछ शब्द इतने मिलते जुलते हैं कि प्रयोगकर्ता उन्हें एक ही मान बैठते हैं, जबकि उनका अर्थ एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न होता है। बिल्कुल सही बात है। कहीं कहीं पे एक छोटी सी पाई मात्रा, छोटी सी आपको लग रहा है कि वो छोटी सी, लेकिन छोटी सी नहीं होती है। अगर छोटी ई की मात्रा लगी है तो अर्थ बदल जाता है, बड़ी ई की मात्रा लगी है तो अर्थ बदल जाता है, आ की मात्रा नहीं लगी है तो अर्थ बदल जाता है, आ की मात्रा लगा है तो अर्थ बदल जाता है। यानी कहने का मतलब है यहाँ पे अति, अति मतलब होता है बहुत, और यहाँ पे आ हटा के ई बना दिया, यानी ई लिख दिया तो इति हो जाता है समाप्त। इसी तरह अचर यानी जड़, अचिर यानी शीघ्र, अंश यानी भाग, अंश यानी कंधा। देखिए अंश और अंश में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि बड़ा सा शरीफे वाला बना दिया जाता है तो अंश मतलब भाग, हिस्सा, किसी चीज़ का टुकड़ा करना है ना, और सा बना दिया जाता है छोटा वाला तो क्या होता है, कंधा। तो इस तरह से चीज़ें हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पे हम समझ लेते हैं, अभी और भी है तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, लेकिन फिर भी समझ लेते हैं। चलिए बाद में क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पर्यायवाची या समानार्थी शब्द, तो एक अर्थ को प्रकट करने वाले अनेक शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी कहते हैं। जैसे जल का क्या हो जाता है, नीर, वार, पानी। अमृत का क्या हो जाता है, अमृत, घोड़ा। यहाँ पे घोड़ा बाज है, सेंधव, तुरंग, ये घोड़े का होता है ना, ये घोड़े का है। और अमृत, सुधा, पीयूष ये होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आँख का नेत्र, नयन, दृग, चक्षु, विलोचन, और कमल का सरोज, जलज, पद्म, अम्बुज ये हो जाते हैं विपरीतार्थक शब्द, यानी उल्टे, कि हम कह रहे हैं कुछ और आप कुछ उसका अपोजिट बोल रहे हैं, तो ये विपरीतार्थक शब्द हो जाते हैं। तो जैसे कुछ शब्दों के युग्म ऐसे होते हैं जो परस्पर विरोधी होते हैं, जो विरोधी होते हैं वही क्या होते हैं, भाई हम कह रहे हैं सही, आप कह रहे हो गलत, यानी आप हमारा विरोध कर रहे हो, है ना, तो ये विलोम या विपरीतार्थक कहे जाते हैं। जैसे सुख का, हमने कहा सुख है तो आपने कहा नहीं दुख है। हमने कहा ये अमृत है तो आपने कहा नहीं ये विष है। हमने कहा ये जहर है ना। हमने भाई अमृत मतलब क्या होता है, अमृत मतलब होता है भाई हमको वो चीज़ आराम दे रही है, हमारी वो चीज़ क्या होती है भाई, हमारा इलाज के लिए, हमारे लिए औषधि का रूप है, यानी अमृत है। आपने कहा नहीं ये जहर है ना। तो ये चीज़ जड़ है तो चेतन, सम्मान तो अपमान, आयात तो निर्यात, है ना। तो यहाँ तक हो गया आपका। हंस पद एवं समाप्ति सूचक विराम चिन्हों का संकेत बताते हैं, उनका प्रयोग सुनिश्चित कीजिए। हम सोच रहे हैं थोड़ा सा फास्ट चले, क्योंकि काफ़ी लेंथी क्लास होने वाली है, क्योंकि इसमें लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस है ना, तो थोड़ा फास्टली करते हैं वर्क। तो हंस पद जो आपका हो जाता है, इसका मतलब ये होता है जब हम कुछ लिखते हैं और वहाँ पे कोई चीज़ लिखना छूट जाता है तो हम इस चिन्ह का यूज़ कर लेते हैं, और इस चिन्ह का यूज़ करने के बाद हम वो हमारा मान्य हो जाता है ना। जैसे मुकेश एक अच्छा लड़का है, तो यहाँ पे मुकेश एक
बहुत भूल गए तो यहाँ पे इस चिन्ह का यूज़ किया और बहुत अच्छा लड़का। इस चिन्ह को त्रुटिबोधक चिन्ह भी कहा जाता है। कभी कभी अगर आपका त्रुटिबोधक चिन्ह भी लिख के आ जाए तो आप लोग परेशान ना होइएगा, इसी चिन्ह को कहते हैं समाप्ति सूचक चिन्ह, यानी कि विराम चिन्ह है ना, पूर्ण विराम। तो नाम चेंज होने से उसका जो अर्थ है वो तो चेंज नहीं हो सकता ना, नाम है तो आपको पता होना चाहिए। पूर्ण विराम से आशय कि पूरी तरह से ठहरना या रुकना, जहाँ वाक्य की गति अंतिम लेकर विराम से वहाँ तक पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जैसे रामू खेलता है, रामू खेलता है तो उसके बाद पूर्ण विराम। सोहन तथा मोहन विद्यालय गए तो पूर्ण विराम। अब अल्प विराम क्या है? तो अल्प विराम वो होता है कि जहाँ पे थोड़ा सा रुकना है। जैसे राम श्याम, तो आपने कहा तो राम के बाद आप हल्की सी आपने सांस ली तो यानी राम श्याम ये हो जाता है। तो ये आपका क्या हो जाता है? ये अल्प विराम हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका यहाँ पे हो जाता है। आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मतलब आने हैं तो आने हैं, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। मेरे भाई जो सरकारी अस्पताल में कार्यरत हैं और उनका स्थानांतरण कानपुर हो गया, तो यहाँ पे क्या है? अल्प विराम का प्रयोग पढ़ते समय बोलते समय थोड़ा रुकने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा रुकने, ये अर्ध विराम आपका है। तो चीज़ों को समझिएगा क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो आपको दिक्कत दे जाती हैं। निम्नलिखित वाक्य में विराम चिन्हों का उचित प्रयोग कीजिए। सुकरात ने कहा कि जो मनुष्य मूर्ख है और जानता है कि वह मूर्ख है वो ज्ञानी है, पर जो मूर्ख है वो नहीं जानता कि मूर्ख है वो सबसे बड़ा मूर्ख है। तो यहाँ पे क्या है? सुकरात ने कहा कि जो मूर्ख है, सुकरात ने कहा जो मूर्ख है, और यहाँ पे और है तो कोई विराम चिन्ह नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे पहले ही और दे दिया है ना। और जानता है कि वह मूर्ख है। अब यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे आपको अल्प विराम लगाना रहेगा और थोड़ा सा ठहरना रहेगा। वह ज्ञानी है, वह ज्ञानी है तो यहाँ पे लगा दिया गया चिन्ह अल्प विराम। पर जो मूर्ख है और यह नहीं जानता है कि, क्योंकि यहाँ पे देखिए कि आ गया तो कि मूर्ख है, अब यहाँ पे भी अल्प विराम, वो सबसे बड़ा मूर्ख है। और अब क्योंकि यहाँ पे रुक गए क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस जो है हमारा वो खत्म हो गया, फिनिश हो गया, तो यहाँ पे पूर्ण विराम लग गया। ठीक है, तो समझ में आ गया। जहाँ पे और है कि है वहाँ पे नहीं लगना है, जहाँ पे हमको ठहराव देना है वहाँ पे हमें लगाना है। और अनौपचारिक भाषा से क्या तात्पर्य? अनौपचारिक भाषा यानी जिसके लिए कोई रूल्स नियम रेगुलेशन नहीं होते। जैसे हम घर पे जो भाषा यूज़ करते हैं, है ना, उसमें कोई बंदिश तो नहीं होती। भाई मम्मी पापा ये तो नहीं कहते कि इस तरह से, जैसे उन्होंने हमको सिखाया, हमारी जो जैसी परवरिश हुई, जो हमारी मातृभाषा है हम उस तरह से बोलते हैं। इसमें कोई बंधन, कोई बाउंडेशन नहीं होता है कि तुमने ऐसे कैसे बोल दिया, है ना, ये चीज़ होती है। और औपचारिक में क्या होता है कि उसमें हर एक चीज़ आपको सोच समझ कर बड़ी ही हिसाब से बोलना रहता है। तो ये जैसे ऑफिस, स्कूल्स, तो वहाँ पे हो जाता है। तो समझ लेते हैं औपचारिक भाषा वो भाषा होती है जिसके पीछे कोई औपचारिक या नैतिक बाध्यता न होकर परियोजनात्मक बाध्यता होती है। वही चीज़ की भाई मातृभाषा हमने जो सीखी हम तो वही अपने परिवार में बोलेंगे, उसमें कोई रूल्स रेगुलेशन थोड़ी ना लगाएंगे, है ना। व्यक्ति अपने हृदय के भावों एवं विचारों को व्यक्त करने के उद्देश्य से इसका प्रयोग करता है। हमें अपनी बात को कहना है अपने परिवार में, तो क्या हम ये सोचेंगे कि नहीं हमें बहुत ही अच्छे से, बहुत ही मैनर्स से, भाई हम जैसे ऑफिस में जाते हैं गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, इस तरह से करके और बड़ा ही रिस्पेक्ट के साथ भाई बात करते हैं। लेकिन मम्मी पापा से बच्चे कैसे बात करते हैं? इज्जत से तो करते हैं, लेकिन ये नहीं है कि हमें जैसे जो हमारे घर की भाषा होगी हम उस भाषा में अपने मम्मी पापा से बात करेंगे, यही तो है ना। तो ये चीज़ हो जाती है। निबंध से क्या अभिप्राय है? विचारों को सुव्यवस्थित कर क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने की गद्य रचना निबंध कहलाती है। भाई निबंध क्या है? तो निबंध अगर कोई आपको एक टॉपिक देते कि गाय पर आप निबंध लिखो, होली पर आप निबंध लिखो, दशहरा पर आप निबंध लिखो, तो आपको एक टॉपिक दे दिया गया। अब आप उसमें क्या है, जो आपके मन में अभिव्यक्ति चल रही हैं, अभिव्यक्तियों को आप क्या करेंगे, उनको जो है सुव्यवस्थित ढंग से पहले क्रमबद्ध करेंगे। ऐसा तो है नहीं क्रमबद्धता बिना आप कर डालेंगे, है ना। विचारों को सुव्यवस्थित करेंगे कि विचार में ये है कि क्या चीज़ हमें करनी है, कैसे करनी है और क्या क्या लिखना है। फिर उसको क्या करेंगे, क्रमबद्ध करेंगे। तो एक क्रम से चीज़ों को लगाएंगे कि पहले हमें लिखना क्या है, हमें उसके बारे में कैसे एक्सप्लेन करना है, क्या चीज़ें बतानी है, ये है ना प्रस्तुत करने की गद्य रचना निबंध कहलाती है। तो ये इस तरह से हो जाता है, इस तरह से लिख सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट जो आपका 2017 का है वो स्टार्ट हो जाता है।
भाषा शिक्षण में सस्वर का क्या महत्व है? तो यहाँ पे आपका हो जाता है भाषा शिक्षण में सस्वर का महत्व। अनेक अनौपचारिक अवसरों पर व्याख्यान देते समय वाद विवाद एवं गोष्ठियों में अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से कहने हेतु सस्वर वाचन का प्रयोग किया जाता है। तो सस्वर वाचन यानी जैसे हम आपसे क्या कह रहे हैं, सस्वर वाचन, जैसे हम आपसे तेज़ गति, जैसे मुंह से हम आवाज़ निकालें तभी तो आप हमारी बात को सुन पा रहे हैं, तो हमें आप तक ये हम अपनी बातों को पहुंचाना है हमें, है ना। तो जब हमको अपनी बात को पहुंचाना है तो हम सस्वर वाचन का प्रयोग करेंगे। और अगर हमें मौन रहकर अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम अपनी बातों को आप तक नहीं पहुँचा पाएंगे, है ना। तो ये हो जाता है गोष्ठियों में अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से रखने का सस्वर वाचन प्रयुक्त किया जाता है। वर्तनी संबंधी अशुद्धियों के कारण क्या कारण है और संक्षेप में लिखिए। तो वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ, तो इसमें देख लेते हैं। जैसे लिखते समय मनोस्थिति के सामान्य न होने की अशुद्धियाँ होती हैं, अधिक समय तक कार्य करना तथा थकावट होने की अशुद्धियाँ। भाई हम बहुत ज़्यादा देर तक वर्क करते हैं तो ऐसा लगता है हमारे शरीर साथ छोड़ चुका है, माइंड भी वर्क नहीं करता, हाथ पैर भी नहीं चलते हैं, स्पीड भी एकदम से ख़त्म हो जाती है। आप जो वर्क आधे घंटे में कर लेते हैं और आपका शरीर थका हुआ होता है तो आप उसको 2 घंटे में भी बहुत ही मुश्किल से कर पाएंगे, वो भी वो हो उल्टा सीधा ही जाएगा, उसमें कोई ना कोई कमी आ ही जाएगी। तो ये होता है शब्दों अथवा लेखन अभ्यास के अभाव के कारण भी अशुद्धियाँ होती हैं। बिल्कुल सही बात है। पुस्तकों के मुद्रण की अशुद्धियाँ भी होती हैं। भाई आपके जो सीरीज़ वगैरह हैं उसमें कितना ऐसा होता है, तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं मिसप्रिंट की वजह से। और अगर उसको ना बताया जाए, ना समझाया जाए, ना उन चीज़ों पे डिस्कस किया जाए तो क्या है, जैसे का तैसा आप पढ़ लोगे तो उसमें क्या अशुद्धियाँ ही तो होंगी ना। लिखने में बहुत अधिक शीघ्रता करने से भी अशुद्धि होती है। व्याकरण के रूपों का ज्ञान ना होना, इसमें भी होती है। बिल्कुल, जब आपको व्याकरण की पूरी तरह से जानकारी नहीं है तो आप कुछ भी लिख देंगे। भाई जैसे मान लीजिए यहाँ पे शुद्ध ही लिखना है, जैसे शुद्ध ही लिखना है तो आपको जब ज्ञान ही नहीं है तो ये आपने आधा धा लगा दिया, कैसे लगेगा। या आपने जैसे उज्ज्वल लिखना है तो बहुत लोग इस तरह से उज्ज्वल लिख देते हैं क्योंकि आप में दिक्कत है कहीं पर, और जबकि लिखा कैसे जाता है तो इस तरह से लिखा जाता है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, सिर्फ एक ही दो नहीं है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें ऐसा हो जाता है। अक्षरों, शब्दों, मात्राओं तथा अनुस्वार का उचित ज्ञान ना होना। भाई अक्षरों का ज्ञान नहीं है, मात्राओं का ज्ञान नहीं है, कहाँ पे हमें पूर्ण विराम लगाना, कहाँ पे हमें अर्ध विराम लगाना है, कहाँ पे हमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है, इन सभी चीज़ों का हमें ज्ञान नहीं है तो हमारे में अशुद्धियाँ तो आएंगी ही आएंगी। क्योंकि अगर आप सही ढंग से विराम चिन्हों का भी यूज़ नहीं कर रहे हैं ना तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, बच्चे में कहानी लेखन के प्रति कल्पना व चिंतन का कौशल किस प्रकार विकसित किया जा सकता है, साधारण स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे आपका हो जाता है कहानी कहलवाने से बच्चों की झिझक दूर होती है, उनमें कल्पना व चिंतन शक्ति का विकास होता है। बच्चों से कहानी 2 तरह से कहलवाई जा सकती है। कहानी से संबंधित कुछ चित्र बच्चों को सम्मुख क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किए जाएं और चित्रों को देखकर बच्चे कहानी पढ़े। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि छोटे बच्चे क्या होते हैं, आप उनको चित्र दिखाएं, उसमें एक पूरे जैसे कि एक कहानी को आपने उसमें दिखा दिया है। अब बच्चा वो देखेगा और चीज़ों को समझेगा कि यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे ये चीज़ है। जैसे प्यासा कौवा है तो वहाँ पे एक कौवा आपने बना दिया और वो प्यासा है, वो देख रहा है घड़े में कि पानी नहीं है तो वो सोच रहा है, उसको उस तरह से माइंड बनाए कि वो सोच रहा है, ऐसे करके वहाँ के उसके सिर के पास एक गोले टाइप का बना दे कि वो देखो सोच रहा है। उसके बाद उसके माइंड में ख्याल आ गया तो एक मैजिक जैसा आप उसको दर्शा दें तो बच्चा ये सभी चीज़ें देखता है। दूसरे बच्चे कहानी की पुस्तकों को पढ़ें तथा दूसरे से सुने और पुनः अपने शब्दों में कहानी लिखें। और उपयुक्त दोनों प्रकार से बच्चों में कहानी लेखन के प्रति कल्पना और चिंतन कौशल विकसित किया जा सकता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। कारण किसे कहते हैं? अपादान कारण को साधारण संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। तो क्रियान्वित कारकम अर्थात क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। इनकी संख्या 6 मानी जाती है। संबंध एवं संबोधन को कारक नहीं माना जाता है। अपादान कारक संज्ञा के जिस रूप से पृथक होने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता, यानी हाँ कोई चीज़ हमसे अलग हो रही है, ठीक है ना, तो जो चीज़ अलग होती है तो उसको क्या कहते हैं? अपादान कारक कहते हैं। तो जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, छत से बच्चा गिरा है, छत से वो अलग हो रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे उदाहरण हो जाते हैं। वाक्य में प्रश्न सूचक और विराम सूचक चिन्ह कब प्रयोग किए जाते हैं और साधारण स्पष्ट कीजिए। तो प्रश्नवाचक चिन्ह आप ऐसे समझ लें कि जब ऐसा लगता है कि हाँ प्रश्न किया जा रहा है, जैसे हमने कहा क्या तुम जा रहे हो, तुम कब जाओगे, तुमने क्या खाया है, तुमने क्या पिया है,
तो यानी क्या, कब, कैसे, कहाँ, ये सभी जब लगते हैं तो वो प्रश्न यानी प्रश्न पूछ रहे हैं और प्रश्न सूचक चिन्ह इस तरह से होता है और अंत में लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। उक्त चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह के अंत में लगाया जाता है। जैसे क्या सरकार महंगाई को रोकने में सफल हो सकेगी, आपने कहा क्या, तो यानी आपने प्रश्न चिन्ह लगाया। जरूरी नहीं आप ये एग्जाम्पल लिखे, कुछ भी आप लिख सकते हैं। क्या तुमने खाया, क्या तुमने पिया, क्या तुम स्कूल जा रहे हो, तुम स्कूल कब जा रहे हो, तुम्हारा स्कूल कहाँ है, कुछ भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं है। विस्मयादि बोधक चिन्ह वो होता है, जैसे क्या होता है विस्मयादि बोधक, तो यह चिन्ह उस वाक्य में के अंत में लगता है जिस वाक्य में विस्मय के भाव होते हैं। जैसे भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड की टीम के मुकाबले श्रृंखला में हार गई, ऐसी आशा नहीं थी, या अरे ऐसा क्यों हो गया, अरे वो चीज़ क्या है, हर्ष, उल्लास, शोक, दुख, ये सभी चीज़ें जब प्रकट किया जाता है तो इस चिन्ह का यूज़ किया जाता है। इस तरह से होता है, एक लाइन होती है, जैसे पूर्वविराम लगता है, नीचे एक बिंदु होता है। ठीक है, उसके बाद आपका हो जाता है प्रत्यय मुत्सर्ग में। तो बहुत बार इसको हम जो है बार बार आप लोगों को ये बताते हैं कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब ये आपका पीछा तो छोड़ेगा ही नहीं, और आज नहीं अंत तक आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। तो उपसर्ग को मूल शब्द में जोड़ा जाता है। जैसे उपसर्ग क्या, उपसर्ग आगे और प्रत्यय पीछे, पास से पीछे, पास से प्रत्यय, उपसर्ग उसे उपसर्ग और उसको आ माने तो आगे, ऐसे आप समझे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, उपसर्ग को मूल शब्द में जोड़ा जाता है। जैसे मूल शब्द लक्षण, इसमें अभी उपसर्ग जोड़ने पर अभी प्लस लक्षण बराबर अभिलक्षण शब्द बनता है। प्रत्यय में शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में लगाया, जैसे मित्रता में ता तथा पहलवान में वान होता है, यानी प्रत्यय यानी पीछे तो वान, ता, ये सब। कहानी शिक्षण की उपयोगिता पर संक्षिप्त प्रकाश डालें, तो यहाँ पे आपका हो जाता है कहानी से क्या होता है, इसमें देख लेते हैं। तो देखो और कहो विधि, इस विधि में सबसे पहले अथवा संबंधित वस्तु का चित्र दिखाकर शब्द का ज्ञान दिया जाता है। चित्र के नीचे वस्तु का नाम लिखा होता है तथा चित्र का ज्ञान होने से बालक सरलता से समझ लेते हैं। यह पद्धति अत्यधिक आधुनिक तथा वैज्ञानिक है क्योंकि इसमें सरल से कठिन की ओर जाते हैं। शब्द के द्वारा वर्ण पहचान होने से वाचन शिक्षण अत्यंत सरल हो जाता है। अक्षर बोध विधि के अंतर्गत बच्चों को क्रमानुसार वर्णों का परिचय दिया जाता है। पहले उनके स्वरों का उच्चारण करना सिखाया जाता है, तत्पश्चात व्यंजनों का। जब बच्चे वर्णों को पहचान जाते हैं तब उन्हें मात्रा और शब्द भी सिखाए जाते हैं। इस विधि के अंतर्गत वर्णों का ज्ञान कराते समय शब्दों के चित्र भी दिखाए जाते हैं, यथा आ से अनार, छुटी से इमली, का से कमल, खा से खरगोश, ये सभी चीज़ें इस तरह से हो जाती है। अब गद्य और पद्य में अंतर, तो बिल्कुल सरल भाषा में आप समझ सकते हैं कि जो गद्य होता है, तो जैसे कहानी वगैरह हो जाती हैं तो ये किस में लिखी जाती हैं, तो गद्य में लिखी जाती हैं। इनमें क्या होता है, पूर्ण विराम, अर्ध विराम यानी विराम चिन्हों का यूज़ किया जाता है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। और इसमें क्या होता है, जैसे गा के हम नहीं इसको कहते हैं ना भाई, कहानी हम पढ़ रहे हैं तो कैसे पढ़ते हैं कि एक राजा था, एक रानी थी, इस तरह से जो भी होता है ना, तो उसमें हम लय और इसका तो यूज़ नहीं करते ना, तो लय की कोई भूमिका नहीं होती है। और गद्य में क्या होता है, छंद का कोई उपयोग नहीं होता। लेकिन पद्य इसका अपोजिट होता है। इसमें क्या करते हैं हम, पद्य में हम पूर्ण विरामों का बहुत महत्व नहीं होता है, यानी नियमों का कोई बंधन नहीं होता है। इसमें लय गति होती है और ये छंदबद्ध अथवा छंदयुक्त दोनों होते हैं। लेखन कार्य करते समय कागज़ और आंखों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, तो लेखन कार्य करते समय कागज़ और आंखों के बीच की दूरी 12 इंच होनी चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। और किन्हीं 4 विराम चिन्हों को उदाहरण से समझाएं, तो 4 आप कोई से भी लिख सकते हैं, जब कोई बॉडेशन ना हो, जो आपको सही लगे वो आप, जो आपको अच्छे से आते हो वो आप करेंगे, ठीक है। तो पूर्ण विराम, यानी पूर्ण विराम में क्या होता है, जब लास्ट में लगाते हैं, जब कोई हम सेंटेंस को कंप्लीट कर लेते हैं। तो जैसे हिंदी हमारी मातृभाषा है या परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, तो यानी भाई हमने अंत में क्या किया, पूर्ण विराम लगा दिया। अर्ध विराम क्या होता है, अर्ध विराम जब हम वाक्य में पूर्ण विराम से ज़्यादा, यानी पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से ज़्यादा ठहरते हैं, यानी आधा ठहरते हैं, तब तो वाक्य में छोटा विराम, अर्ध विराम, कॉमा लगाते हैं। मैं आपका काम कर दूंगा, आप निश्चिंत रहें। और अल्प विराम में क्या होता है, बहुत कम ठहरना होता है, यानी मान के चले सिर्फ सांस भर का, लेकिन कोई दूसरा जान भी नहीं पाएगा कि ये ठहरे हैं, लेकिन वहाँ पे ठहरा होता है। जैसे कोई भी आप 2 चीज़ों का नाम ले रहे हैं,
जैसे राम श्याम या सीता गीता या मूली गाजर या कोई भी मतलब दो चीज़ों का नाम ले रहे हो तो बीच में आपने हल्की सी सांस ली, उसमें आपको क्या अल्प विराम लगाना है। तो देख ले। अच्छा, अब फिर मिलेंगे। तुम्हें जो करना है कर लो, अब करना है और उसके बाद कर लो। या आपने राम श्याम, तो राम और श्याम के बीच में लगेगा। विस्मयादि बोधक, तो जैसे जहाँ पे हर्ष, शोक, उल्लास, दुख, अरे ऐसा नहीं होना चाहिए था, उनके साथ बहुत गलत हो गया। या अरे वाह मज़ा आ गया, है ना, कोई बहुत आपने बहुत खुशी की बात सुनी या कुछ ऐसा कुछ जायके वाला कुछ खाया, अरे वाह मज़ा आ गया। या अरे बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए हैं, जैसे कि कोई बहुत मेहनत कर रहा है और उसको सफलता मिल गई, है ना, तो अरे वाह बहुत अच्छा हुआ और आप इतने दिनों से मेहनत कर रहे थे, आज आप आखिर में सफल हो ही गए। यानी ये इन सब चीज़ों पे आप क्या करेंगे तो विस्मयादि बोधक चिन्ह का यूज़ करेंगे। मिश्रित शब्द को उदाहरण से समझाएं। तो मिश्रित शब्द क्या होते हैं तो यहाँ पे समझ लेते हैं। जो मिश्रित यानी नाम से ही पता चल रहा है तो आपका हो जाता है कि यहाँ पे मिश्रित शब्द को उदाहरण से, लेकिन हम यहाँ पे सरल भी देख लेंगे और मिश्रित भी देख लेंगे और संयुक्त भी देख लेंगे। यदि किसी वाक्य में केवल एक विषय अथवा एक उद्देश्य हो तो वह क्या होता है सरल वाक्य। भाई सरल नाम ही से पता चल रहा है कि वो सरल है, मतलब एक ही है उसमें। तो रेखा पुस्तक पढ़ती है, मोहित घर जाता है, तुम खेलते हो, है ना, वो सोता है, मतलब एक है तो सरल है। तो यहाँ पे सरल वाक्य हो जाता है। मिश्रित में क्या होता है, मिश्रित मतलब मिला हुआ, यही चीज़ तो आप कहेंगे। तो मिश्रित वाक्य जिसमें प्रधान वाक्यांश सामान्य हो तथा एक से अधिक उपवाक्य शामिल हो। यानी इसमें क्या होता है तो एक से अधिक उपवाक्य शामिल होते हैं। जैसे तुमको जल्दी स्कूल जाना चाहिए ताकि तुम्हारा पहला घंटा ना छूट जाए। तो ताकि तुम्हारा पहला घंटा ना छूट जाए यानी दो आपके पास क्या हैं, दो आपके पास उपवाक्य हैं। और संयुक्त वाक्य में क्या होता है, संयुक्त वाक्य वो वाक्य है जिसमें एक से अधिक उपवाक्य हो और उपवाक्य लेकिन, किंतु, परंतु, और, वे, यद्यपि, तथापि आदि से जुड़े हों। अब संयुक्त वाक्य क्या है कि एक से अधिक उपवाक्य भी हों और वो इनसे सबसे जुड़े भी हों, किसी एक से जुड़े हों। जैसे आंधी चल रही है और सड़कों पर धूल उड़ रही है, या सोहन जा रहा है लेकिन उसका भाई बीमार है। तो यहाँ पे ये आपका हो जाता है संयुक्त वाक्य दो या अधिक स्वतंत्र उपवाक्यों से मिलकर निर्मित होता है जो आपस में किसी संयोजक से मिलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सामासिक पद किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर एक शब्द बनता है तो उसे सामासिक पद कहते हैं। जैसे चाय, नाश्ता, रोजी रोटी, पढ़ाई, लिखाई, ये सामासिक पद के उदाहरण हो जाते हैं। दीर्घ स्वर को उदाहरण से समझाएं तो जिन स्वरों के क्या होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष से लगभग दोगुना समय लगता है वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे बड़ा आ, जैसे आपने छोटा आ कहा तो बहुत कम टाइम लगा, उससे डबल टाइम बड़ा आ में लगा, बड़ी ई में लगा, बड़ा ऊ में लगा, आए में लगा, ओ में लगा, आओ में लगा, यानी ये क्या है तो ये दीर्घ स्वर हो जाते हैं। कहानी शिक्षण की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। तो कहानी शिक्षण की उपयोगिता, कहानी कहलाने से विद्यार्थियों की संकोच दूर होते हैं, उनकी कल्पना व चिंतन शक्ति का विकास होता है तथा बच्चे पाठन क्रिया में रुचि लेते हैं। तो बिल्कुल सही बात है कि जब बच्चों को आप स्टार्टिंग से ही इन सब चीज़ों का अभ्यास कराएंगे, उनको ज्ञान देंगे तो बच्चे, क्योंकि आज का जो छोटा बच्चा है कल का भावी नागरिक बनेगा, उसे हर एक चीज़ देखना रहेगा, तो ये चीज़ है उसको बोलना भी आना चाहिए, उसको चीज़ों को समझना भी आना चाहिए, कहाँ पे क्या चीज़ उचित है उसको वो भी समझदारी होनी चाहिए। क्योंकि कहते नहीं है कि मनुष्य को अकेले ही जीना पड़ता है ना। तो इन सभी चीज़ों के लिए यहाँ पे हो जाता है कहानी कहलाने से विद्यार्थियों का क्या है संकोच दूर, और जो संकोच होता है वो दूर करना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि जो संकोची इंसान होता है वो आगे नहीं बढ़ पाता, कुछ कर ही नहीं पाता, क्योंकि वो हर शख्स से तो डरता है, हर शख्स से तो दबता है, अपनी बात कहने में हिचकिचाता है। और जबकि कहते नहीं है कि बोलने से सब कुछ होता है। अगर आपकी प्रॉब्लम है और आप किसी से बता नहीं रहे हैं तो क्या आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? नहीं सॉल्व होगी। लेकिन जब आप अपनी बात को किसी के सम्मुख रखेंगे तो क्या होगा, उसका सलूशन लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग आपको राय देंगे, लेकिन उसमें जो सबसे फिट बैठती है वो आप राय को मानेंगे। यानी आप बोले और आपको बहुत सारी राय मशवरे मिले और उसमें आपको क्या हुआ, आपकी जो प्रॉब्लम है उससे निपटने का आपको क्या मिला, रास्ता मिला। तो इसलिए बच्चे को क्या होना चाहिए, स्टार्टिंग से ही ये संकोच को दूर करना चाहिए, यानी करवाना चाहिए।
उनकी कल्पना व चिंतन शक्ति का विकास होता है तथा बच्चे पाठन क्रिया में रुचि लेते हैं। भाई कहानी बच्चों को सुनाओ तो कितनी रुचि से सुनते हैं, ऐसा लगता है उनके भूख प्यास सब खत्म हो गए, है ना। और वैसे अगर आप उनको शिक्षा देंगे तो उनको बोरिंग महसूस होगा। संयुक्त वाक्य क्या है, तो संयुक्त वाक्य देखिए बार बार आ रहा है। संयुक्त वाक्य यानी कि कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे समझ लेते हैं संयुक्त वाक्य वो वाक्य है जिसमें एक से अधिक उपवाक्य हो और उपवाक्य हैं लेकिन किंतु परंतु यद्यपि तथापि इससे जुड़े हुए हों। जैसे सोहन सो रहा है लेकिन उसका भाई बीमार है, आंधी चल रही है और सड़कों पर धूल उड़ रही है। अभी आया था और फिर से ये आपका आ गया। इसका मतलब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन आपने देखे होंगे, बहुत बार देखिए, अभी रिपीट हुए हैं और रिपीट होते रहेंगे। और लेकिन हम सब क्वेश्चंस लेकर आए हैं, ऐसा नहीं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं तो उनको हम नहीं लेकर आए हैं। ऐसा हमने इसलिए किया है कि लेकर आए जिसमें आप लोग समझे कि कौन सा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किस तरह से बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, दीपावली पर 8 पंक्तियाँ आपको लिखनी है, तो ज़रूरी नहीं कि आप जो इसमें छपा हुआ है, जो लिखा हुआ है वही आप लिखें। आप दीपावली के बारे में अपने शब्दों में आप लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे देख लेते हैं दीपावली को क्या कहते हैं। तो दीपों का त्यौहार कहते हैं। दीपावली भारत का सबसे लोकप्रिय और सबसे बड़ा त्यौहार है और ये त्यौहार भगवान राम की याद में मनाया जाता है, जो 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। और इस अवसर पर हिंदू अनुयायी मिट्टी के दीपक जलाते हैं और घरों में रंगोली से इसको सजाते हैं, घरों को सजाते हैं। और बच्चे, बूढ़े और जवान सभी इस दिन देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं। और इस दिन हिंदू अपने दोस्तों और पड़ोसियों को मिठाइयों और उपहार देते हैं, क्योंकि ये हिंदू धर्म का फेस्टिवल है, इसलिए यहाँ पे ये चीज़ आई है। ठीक है ना। प्रश्न सूचक चिन्ह देखिए कितनी बार आया है, फिर से रिपीट हुआ है ना। प्रश्न सूचक चिन्ह कब प्रयोग किया जाता है, उदाहरण से समझाएं। तो इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्य में होता है, जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा स्कूल कहाँ पे है ना, कुछ भी इस तरह से यही हो जाते हैं। भाषा शिक्षण में प्रयुक्त होने वाले श्रव्य दृश्य सामग्री की उपयोगिता। श्रव्य दृश्य सामग्री होती क्या है, तो श्रव्य दृश्य सामग्री जो आपकी हो जाती है, यानी सुनकर ज्ञान प्राप्त करना और देखकर ज्ञान प्राप्त करना। तो इसमें हम एक ऐसी चीज़ होती है जिससे हम सिर्फ सुनकर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जो दृश्य है तो उसको देखकर सिर्फ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। श्रव्य दृश्य जिससे सुनकर भी और देखकर भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे भाषा शिक्षण में प्रयुक्त होने वाले श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री की उपयोगिता को कि इसके माध्यम से बच्चे अच्छी तरह शिक्षण कार्य कर पाते हैं, वह चित्रों को देखकर और सुनकर पहचान लेते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, ये जो विधि है बहुत ही अच्छी है, बच्चे इसमें इंटरेस्ट लेकर चीज़ों को सीखते हैं। क्रिया किसे कहते हैं, तो वे शब्द जिसमें किसी कार्य का होना या कारण पाया जाता है वह क्रिया कहलाता है। जैसे वो आदमी है, वो पाठ पढ़ती है, ये शब्द से होने का बोध होता है। पढ़ती है, शब्द में पढ़ने का बोध हो रहा है, तो अतः वे शब्द सब क्या है, वो क्रिया है। और धातु के रूप में यानी धातु के रूप को धातु कहते हैं, क्रिया के रूप को धातु कहते हैं। यहाँ पे आप ऐसे कह सकते हैं, पढ़ती है क्रिया शब्द है, इसका मूल रूप पठ है। पठ पढ़ना ही धातु है। कुछ क्रियाओं और उसके धातु रूपों की सूची दी जा रही है। धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। पठ धातु में ना जोड़ने से पढ़ना सामान्य रूप बनता है। तो इस तरह से आप ये इतना लेंदी आपको कर नहीं लिखना है, बाकी आप देख लें इसमें यहाँ पे और अच्छे से ही तैयार करें। और देखिए उपसर्ग और प्रत्यय फिर से आ गया। आपको पता है उपसर्ग क्या होता है, मूल शब्द लक्षण। इसमें अभी उपसर्ग जोड़ने पर अभिलक्षण और अभिलक्षण सब बनता है, यानी उपसर्ग आगे और प्रत्यय पीछे उन्हें जोड़ना होता है। मित्रता में ता तथा पहलवान में वार, है ना। वियोग अब इतना एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि बार बार एक्सप्लेन नहीं करेंगे, लेकिन चीज़ें आप लोगों को अच्छे से ये समझ में आ जाए कि हाँ देखिए बार बार ये चीज़ें आ रही हैं। वियोग श्रृंगार का कोई एक उदाहरण दीजिए। तो वियोग श्रृंगार का एक उदाहरण हो जाता है, गोपी ग्वाल गाई गोसुत सब अति ही दीन विचारे, सूरदास प्रभु बिनु यो देखियत चंद बिना ज्यों तारे। तो ये आपका वियोग श्रृंगार का उदाहरण हो जाता है। और भी आप कोई भी आप कह सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यही आपने बिल्कुल 110% यही लिखना जो आपको आसान लगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं भाषा शिक्षण के प्रमुख कौशल कौन कौन से हैं। भाषा शिक्षण के प्रमुख कौशल हो जाते हैं श्रवण, उच्चारण,
पठन अभिव्यक्ति, यानी 4 हो जाते हैं। कौन है? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। आप इसको सुबोपाली से याद रख सकते हैं, सुबोपाली से याद रख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है भाषा कौशल में? तो सुनना होता है। सुनना यानी जब बच्चे को आप सबसे पहले आप सिखाते हैं तो क्या, तो बच्चा सबसे पहले क्या करता है? सुनता है, फिर उसके बाद क्या करता है? बोलता है, और उसके बाद में बच्चा क्या करता है? पढ़ता है, और सबसे लास्ट में वो लिखता है। लेकिन कहीं कहीं पे ये चीज़ आ जाती है कि ये सीरियल वाइज करते हैं, तो ऐसा नहीं है, इसमें कोई पाबंदी नहीं होती है, एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है, कुछ बच्चे ऐसा होता है कि सुन भी रहे हैं, पढ़ भी रहे, बोल भी रहे, लिख भी रहे, लेकिन आप इस तरह से आप कर सकते हो, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इस तरह से एक सीरियल वाइज लगाएंगे। और जब भी इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पहले बच्चा क्या करता है, तो सुबोपाली में सुनना है ना, सुनना भाई बच्चा सबसे पहले सुनकर ही ज्ञान प्राप्त करता है। और इसमें एक चीज़ और हो जाती है, ग्रहणात्मक, अभिव्यक्त्यात्मक, यानी आप रिसीव कैसे करते हो चीज़ों को, तो सुनकर आप करते हो ना, सुनकर और पढ़कर। भाई आपने कोई चीज़ हमसे सुनी और आपने उसको ग्रहण कर लिया, पढ़ा और आपने उसको ग्रहण कर लिया। अभिव्यक्त्यात्मक क्या हो जाता है? आपने बोला और लिखा, आप किसी दूसरे को कोई चीज़ दे रहे हैं या तो क्या होता है, तो इस तरह से ये भी चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद है वाचन के उद्देश्य, तो पठन की गति में तीव्रता लाना, बोध की गति में वृद्धि करना, तथ्य को स्मरण करने की क्षमता का विकास करना, पाठ में किए गए अंश को समझने की क्षमता उत्पन्न करना, ये हो जाते हैं। और यहाँ पे है विद्यार्थियों में विषयानुकूल भाषा शैली तथा विचारों का ज्ञान, सुंदर, स्पष्ट तथा सुडौल अक्षर लिखने में निपुणता, बौद्धिक तथा मानसिक क्षमता में सहयोगी, ये सभी हो जाते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? तो प्रेरणार्थक क्रिया जिस क्रिया को कर्ता स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक छात्रा से पाठ पढ़वाते हैं, मोहित ने दर्जी से कुर्ता सिलवाया, तो इसमें क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है, क्योंकि वो स्वयं नहीं कर रहा है, वो दूसरों से कोई वर्क करा रहा है ना, तो ये चीज़ हो जाती है। किसी एक पर्व पर अपने शब्दों में अभिव्यक्ति कीजिए, तो आप यहाँ पे अगर राष्ट्रीय पर्व आए तो आप राष्ट्रीय पर्व लिखें, अगर सिर्फ पर्व कह दें तो आपका जो भी मन करे आप वो लिखें। होली, दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस है ना, गणतंत्र दिवस, ये कोई भी आप लिख सकते हैं। लेकिन जब लिखा हो कि राष्ट्रीय पर्व, तब आपको समझकर ही लिखना रहेगा, है ना। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, हमारे देश में अत्यंत कठिन संघर्ष एवं लंबी पीड़ा झेलने के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति की, निसंदेह हमें इस दिन को उल्लास सहित मनाने का अधिकार है। 15 अगस्त हमारे देश का राष्ट्रीय पर्व है या स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम अभी यह ना भूलें कि हमारा कर्तव्य अभी सिर्फ झंडा फहराना और राष्ट्रीय गीत गाना ही नहीं रह गया है, हमें अपने अनेक बंधनों से स्वतंत्रता पानी और इसके लिए लंबा संघर्ष करते हुए देश की प्रगति के सोपानों पर आगे बढ़ना है। भाई आप कुछ भी लिख सकते हैं कि आज का युग स्वतंत्रता का युग है, हम सभी स्वतंत्र होकर रहना चाहते हैं। पहले क्या था कि लोग क्या थे, गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे, लोग आज़ाद नहीं थे, अपने ही घर में आज़ादी से नहीं रह पाते थे, यानी हम अपने ही देश में, जो हम बाहर से आए थे उन लोगों ने कब्जा कर लिया था और हम पे हुक्माना चलाते थे, हम पे जोर चलाते थे, अपने जैसा हम लोगों से क्या करवाते थे, हमें बंधुआ मजदूर बना के रख दिया था और क्या करते थे, हमको बहुत ज़्यादा प्रताड़ना भी देते थे। ऐसा नहीं था कि हम लोगों से बहुत अच्छा वो बिहेव करते हों, और हमारे जो रीति रिवाज थे, जो हमारे संस्कार थे, उनको भी उन लोगों ने बुरा बनाया। क्यों? क्योंकि अगर अच्छा ना होता तो आप हमारे यहाँ आते नहीं। भाई जाहिर सी बात है, अभी आपके यहाँ कोई गेस्ट आता है तो आता क्यों है कि भाई चलो उनके यहाँ अच्छा सा, अब आज का दौर तो यही है कि जिसके यहाँ चीज़ें मुहैया होती हैं उसी के यहाँ गेस्ट भी जाते हैं, है ना। तो जाहिर सी बात है, जो अंग्रेज़ आए तो इसीलिए आए क्योंकि हमारा जो देश है वो सोने की चिड़िया कहलाता था, और वो इस लालच में आए थे कि सोने की चिड़िया को हम उठा के लाएंगे। अब इंसान उस चीज़ को तो उठा के नहीं ले जा सकता, लेकिन यहाँ की जो जेवरात, जो हमारे यहाँ धरोहर थी, तो उसको तो वो उठाना चाहते थे ना, लेकिन उसी की बुराई भी कर रहे हैं। तो बुराई किसकी कोई करता है? जब वो अच्छा होता है, जैसे कोई इंसान है और उसकी बुराई वो कर रहा है, बंदा दूसरा बंदा कर रहा है, तो आप ये ना समझे हमारे में इतनी कमियां हैं। नहीं, कमियां होती तो आपकी वो बुराई ही नहीं बंदा करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि आपसे उसको कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आप तो भीड़ में हो और आपकी कोई पहचान नहीं है। लेकिन जब आपकी पहचान बनती है और आप भीड़ से अलग दिखाई देते हो तो लोग आपकी बुराइयां भी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम तो उस जगह पे पहुंच नहीं पाए हैं और ये बंदा पहुंच गया है, तो इसको किसी तरह से इसकी टांग पकड़ के हम खींच ले।
ये होता है। तो इसी तरह अंग्रेज़ों ने भी किया कि यहाँ की बुराई भी की, हमारे जो रीति रिवाज थे उनको भी गलत कहा, जो हमारे संस्कार थे उसको भी गलत कहा। हमारे यहाँ हर एक चीज़ उनको गलत भी लगती थी और हमारे यहाँ वो रहना भी चाहते थे। तो अब इस तरह से अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। और जो है कितने लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी, अपनी जान की बाजी लगाकर हमें स्वतंत्रता दिलाई, है ना। तो इस तरह से आप 8 पंक्तियाँ तो क्या भर भर के लिख सकते हैं। तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहें। अगर हम नहीं कहेंगे लाइक सब्सक्राइब करने तो क्या आप करेंगे नहीं? तो आप लाइक सब्सक्राइब तो कीजिए, ठीक है। मुहावरा एवं लोकोक्तियाँ में अंतर बताएं तो मुहावरे का स्वतंत्र प्रयोग होता है और लोकोक्तियों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। मुहावरा वाक्यांश और लोकोक्तियाँ क्या है? वाक्य। मुहावरे लाक्षणिक अर्थ देने के लिए प्रयुक्त होते हैं, लोकोक्तियों का प्रयोग प्रायः प्रस्तुत व्यंजना के लिए होता है, ठीक है ना। और आपका हो जाता है वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले, जैसे अंधे की लकड़ी, ये हो जाता है। और यहाँ क्या हो जाता है, जो आपका लोकोक्ति है यह अपने में ही पूर्ण होता है, जैसे मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है, ये अपने में ही पूर्ण है। अब विस्मयादि बोधक चिन्ह देखिए फिर से आ गया है, कितनी बार आ चुका है? 3 से 4 बार तो आ ही चुका है ना। यानी आप समझ लें कि कितना इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे समझ लेते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह, जब हर्ष उल्लास शोक उत्साह कुछ भी जब हम प्रदर्शित करते हैं वहाँ पे हो रहा होता है प्रदर्शित, तो हम इस चिन्ह का यूज़ कर देते हैं। अरे वाह ताजमहल कितना सुंदर है, अरे तुमने ये काम कर दिया, छी छी तुम कितने गंदे हो, इस तरह से तो चिन्ह का यूज़ करते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति, मौखिक यानी मुंह से हम बोल रहे हैं वही अभिव्यक्ति कर रहे हैं, तो ये हम कब करते हैं? ये हम जब आपको हमें अपनी बात को किसी के सामने रखना होता है तभी तो हम करते हैं ना, तो ये चीज़ हो जाती है मौखिक अभिव्यक्ति। तो मौखिक अभिव्यक्ति से बच्चों के मनोभाव को समझना, विद्यार्थियों के मस्तिष्क में शब्द भंडार की वृद्धि करना, विद्यार्थियों में शब्द ज्ञान कोश में वृद्धि, बच्चों में मौखिक वाचन के प्रति उत्साह का संचार, बौद्धिक तथा मानसिक विकास में सहयोगी ये हो जाता है। भाषा शिक्षण में मौन वाचन के महत्व। मौन वाचन यानी कि क्या होता है? मौन वाचन का मतलब होता है हम चुपचाप पढ़ रहे हैं। तो इसमें बहुत से फ़ायदे भी हैं और बहुत से नुकसान भी हैं। कैसे? तो ये फ़ायदे ये होते हैं कि जैसे कि मौन वाचन में हम पढ़ रहे हैं तो हमारी जो आवाज़ है दूसरों तक नहीं जा रही है, यानी वो डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं। हम जो तेज़ तेज़ पढ़ते हैं तो कम स्पीड हमारी रहती है, लेकिन जब हम मौन वाचन में पढ़ते हैं तो हम ज़्यादा चीज़ों को पढ़ सकते हैं। ये तो हो गए क्या हो गए? अच्छाई, ठीक है। लेकिन इसमें जो कमी है ये है कि अगर हमारे में अगर कोई कमी है और हम उसको पढ़ते जा रहे हैं, उसको हम पढ़ते जा रहे हैं, वही चीज़ पढ़ेंगे कि हमको उस चीज़ की नॉलेज नहीं है और हम स्लो पढ़ रहे हैं, यानी मन ही मन में पढ़ रहे हैं, तो दूसरा जो हमारे सामने बैठा है वो नहीं जानता है कि ये सही पढ़ रहा है बंदा या गलत पढ़ रहा है, तो वो वैसे ही पढ़ता चला जाएगा, है ना। तो इसमें कहते नहीं है अगर किसी में कुछ अच्छाइयाँ होती तो किसी में कुछ बुराइयाँ भी होती हैं। तो यहाँ पे हम इनकी अच्छाइयों को समझ ले। मौन पठन करने से पठन की गति में तीव्रता आती है, तथ्य को स्मरण करने की क्षमता का विकास होता है, विद्यार्थियों के शब्द तथा सूक्ति भंडार में वृद्धि होती है, कक्षा में विद्यार्थियों की लिपि का स्पष्ट ज्ञान कराता है, विद्यार्थियों को अर्थ ग्रहण करने में तीव्र गति से मौन पठन करने से हो जाता है, कक्षा में शोर नहीं होता है और छात्रों को थकान कम होती है। भाई जब मन में पढ़ता है तो भाई कम थकान ही तो होती है। तो ये सभी चीज़ें आप लिख सकते हैं अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। क्रिया से आप क्या समझते हैं? आक्रामक क्रिया को उदाहरण सहित समझाएं और रचना की दृष्टि से वाक्य कितने भेद होते हैं, संयुक्त वाक्य उदाहरण सहित समझाएं, गद्य और पद्य में अंतर बताएं। ये सभी क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्रिया का था क्वेश्चन, तो क्रिया का हो जाता है यहाँ पे वे शब्द जिनमें किसी कार्य का होना या कारण पाया जाता है वो क्रिया कहलाता है। और यहाँ पे आपका हो जाता है जैसे वो आदमी है, वो पाठ पढ़ती है, वे हैं शब्द से होने का बोध होता है, पढ़ती है शब्द में पढ़ने का बोध होता है, अतः वे शब्द क्रिया हैं। धातु क्या है? तो धातु क्रिया के रूप से धातु कहते हैं, जैसे पढ़ती है क्रिया शब्द है, इसका मूल रूप पठ है, पठ पढ़ना ही धातु है। कुछ क्रियाओं और धातु रूपों की सूची दी जा रही है, यहाँ पे आप इसको देख लें, ठीक है। दोबारा ये है वही चीज़ हमने फिर से आपको बता दी, क्योंकि देखिए बार बार क्वेश्चन वही रिपीट हो रहे हैं, कुछ अलग से नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब आप लोगों को कितना हेल्प इसमें मिलेगा। रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? तो हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, फिर से बता रहे हैं। रचना की दृष्टि से तो र, च और ना में आ की मात्रा, यानी 1, 2 और 3, यानी कितने हुए? तो आप समझ गए 3। कौन कौन से हुए? यौगिक, रूढ़ और योग रूढ़। देखिए पहला यौगिक है और दूसरा रूढ़ है, और इसी को एक में मिला दें तो योग रूढ़ हो जाता है ना।
फिर है संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? तो संयुक्त वो वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक उपवाक्य हों और उन उपवाक्य संयोजक जैसे और, लेकिन, किंतु, परंतु इनसे सब जुड़े हों तो इनको क्या कहेंगे? संयुक्त वाक्य कहेंगे। मोहन को घर जाना है किंतु वह नहीं गया, ये आपके हो जाते हैं। गद्य और पद्य में अंतर, तो वही चीज़ कि गद्य क्या है और पद्य क्या है। गद्य जो है जैसे पाठ, कहानी जो होता है, कहानी जो होती है तो उसको हम क्या गद्य से ही तो दर्शाते हैं, वो गद्य ही तो होता है। उसमें पूर्ण विराम, इन सब जैसे जितने भी पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, जितने भी विराम चिन्ह होते हैं उनका ध्यान रखा जाता है और इसमें छंद का कोई उपयोग नहीं होता है। और पद्य में क्या होता है कि विराम चिन्हों का कोई बंधन नहीं होता है और इसमें लय गति होती है और पद्य की रचना छंदबद्ध और छंदयुक्त दोनों तरह से होती है। लेखन कार्य करते समय कागज़ की आंखों की दूरी, देखिए बताया था ना इम्पोर्टेंट है, तो देखिए कितना इम्पोर्टेंट है, फिर से आ गया ना। तो 12 इंच होती है। किन्हीं 4 विराम चिन्हों को समझाएं उदाहरण सहित। तो 4 विराम चिन्ह जो आपके हो जाते हैं, तो जैसे पूर्ण विराम आपका हो गया, यहाँ पे फिर से डिस्कस कर देते हैं। हालांकि बहुत बार हो चुका है पूर्ण विराम, लेकिन जितनी बार आएगा हम उतनी बार आपसे डिस्कस ज़रूर करेंगे। भले थोड़ी सी लॉन्ग क्लास हो जाए लेकिन कोई बात नहीं है, ठीक है ना। आप एक ही क्लास देख के और आपको इतना बेनिफिट मिलेगा कि आपको दूसरी क्लास देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। पूर्ण विराम, अर्ध विराम और आपका हो जाता है अल्प विराम और आपका हो जाता है प्रश्न जो चिन्ह होता है, प्रश्न चिन्ह है ना, वो वाला। तो ये सभी आपके हो जाते हैं। फिर है किसी एक राष्ट्रीय पर्व पर अपने शब्द, तो अभी राष्ट्रीय पर्व के बारे में बता चुके हैं तो आप लोग उसको लिख सकते हैं बहुत अच्छे से। विराम चिन्ह भेद, तो पूर्ण विराम का चिन्ह वाक्य के अंत में लगाया जाता है। जैसे हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है और हमने क्या किया, पूर्ण विराम को लगा दिया और परिश्रम ही सफलता की कुंजी, और उसके बाद हमने पूर्ण विराम लगा दिया। और विस्मादी बोधक चिन्ह में क्या होता है, हर्ष, उल्लास, शोक, उत्साह, और उसके बाद हमने चिन्ह कौन सा लगाया, तो ये आपका चिन्ह हो जाता है एक लाइन यानी एक डंडा और नीचे बिंदु हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने इसको समझ लिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर उसके बाद है यहाँ पे तो आत्मकथा लिखनी है कि किसी एक आत्मकथा के बारे में लिखें और इसके तो तुर्की बाबरी तुर्की भाषा में मुगल सम्राट बाबर की आत्मकथा। यहाँ पे हम आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है। तो आपका क्वेश्चन है कि कहाँ गया, यहाँ पे यहीं पे था भाई। किसी एक विराम चिन्ह को रचना की दृष्टि से गद्य पद किसी राष्ट्रीय पर्व और पूर्ण विराम, यहाँ पे 17 नंबर पे है, ठीक है ना। तो आप देख लीजिएगा, यहाँ पे है, यहाँ पे। उसके बाद आपका हो जाता है संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, तो वो वाक्य जिसमें 2 या 2 से अधिक उपवाक्य जुड़े हों और उपवाक्य जुड़े किससे हों, तो किंतु, परंतु, लेकिन से जुड़े हों। जैसे मोहन को घर जाना चाहिए लेकिन वो नहीं गया। देखिए फिर से रिपीट है। मिश्रित वाक्य कौन से होते हैं, तो मिश्रित वाक्य वो के जिसमें प्रधान वाक्यांश सामान्य हो तथा एक से अधिक उपवाक्य शामिल हो। जैसे तुमको जल्दी स्कूल जाना चाहिए ताकि तुम्हारा पहला घंटा ना छूट जाए। और संयुक्त वाक्य कौन से होते हैं, जैसे किंतु, परंतु, लेकिन इनसे जुड़े होने चाहिए, ये वाले आपके हो जाते हैं। जीवनी और आत्मकथा में अंतर बताएं। हाँ, इस तरह से यहाँ की क्या हो जाता है, यहाँ पे आपका जीवनी के बारे में उसमें पूछा गया था। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने हैं, श्रव्य दृश्य सामग्री की विशेषता बताएं। और यहाँ पे हम एक एक क्वेश्चन देखेंगे और एक एक को हल करते जाएंगे, ठीक है। अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं, स्पष्ट कीजिए। आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहें भाई, उसमें कंजूसी ना करें, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे समझ लें कि अर्थ के आधार पर तो एकार्थी शब्द हो जाते हैं और यहाँ पे अनेकार्थी शब्द हो जाते हैं। ये आपके अर्थ के आधार पर हो जाते हैं, ठीक है। वो अभी हम डिटेल में इस पर डिस्कस कर चुके हैं। श्रव्य दृश्य सामग्री की विशेषताएं, तो श्रव्य दृश्य सामग्री वो होती हैं, जैसे अभी बताया कि श्रव्य यानी सुनना और दृश्य मतलब देखना। श्रव्य दृश्य यानी सुनना और देखना, या तो सुनकर ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं या देख के ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, यानी श्रव्य सुनकर ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, दृश्य देखकर ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, और श्रव्य दृश्य यानी सुनकर और देखकर भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, जैसे टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर। तो ये श्रव्य दृश्य सामग्री के उदाहरण हो जाती हैं। जीवनी और आत्मकथा में अंतर क्या है, तो जीवनी क्या होता है, जीवनी का मतलब होता है जैसे आप हो और हमारे बारे में जानते हो, तो क्या है आपने हमारे बारे में लिख डाला, तो ये हो गई जीवनी। आत्मकथा हमने खुद से अपने बारे में लिखा, वो आत्मकथा है। अब जीवनी में क्या होता है, इतनी सच्चाई नहीं होती है भाई, हमने आपको जो बताया आप वही तो जानोगे। हमने अपने बारे में सारी चीज़ें आपको नहीं बताई, ठीक है ना, और आप हमारे बारे में सारी चीज़ें जान भी नहीं सकते, लेकिन
तो इसमें ये चीज़ होती, इसमें कम सच्चाई होती है। और जो आत्मकथा होती है, क्योंकि हमको अपने बारे में लिखना है, हमको किसी से बताना तो नहीं है, मगर हमको अपने बारे में लिखना है, तो हमने अपनी जो छोटी छोटी बातें भी हैं वो भी हमने इसमें लिखी, यानी इसमें सच्चाई बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो क्या है कि जो जीवनी है वो दूसरे के ऊपर लिखी जाती है और आत्मकथा अपने ही बारे में लिखने को कहते हैं। तो इस तरह से समझ लें। और प्रकृति का सुकुमार कवि के रूप में कौन विख्यात है? तो प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में हो जाते हैं, यहाँ पे लिख के भी लेके आए हैं, ऐसा नहीं है, सुमित्रा नंदन पंत है। और रचनाएं पल्लव हो जाती है, वीणा हो जाती है, युगांत हो जाती हैं, मेघनाद वध ये हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका है प्रत्यय किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखें। तो प्रत्यय यानी कहाँ पे लगता है? तो प्रत्यय जो आपका हो जाता है यानी पीछे। प्रत्यय कहाँ लगता है? तो प्रत्यय वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगते हैं, यानी पीछे लगते हैं। जैसे मित्रता में क्या लगता है? ता। और पहलवान में क्या लगता है? वान। तो ये हो जाता है। और विराम चिन्ह के भेद तो वाक्य के अंत में लगाया जाता है। जैसे हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। उसके बाद वाक्य में प्रश्न सूचक और विस्मय सूचक चिन्ह कब प्रयोग किए जाते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो प्रश्न सूचक चिन्ह उस चिन्ह प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में लगता है, जैसे क्या सरकार महंगाई को रोकने में सफल हो सकेगी, या भ्रष्टाचार उन्मूलन हेतु देश में कौन आगे आएगा। औपचारिक एवं अनौपचारिक कथनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे हो जाता है, इसका मतलब भावनाओं से होता है या मस्तिष्क से संबंधित होता है, और या इच्छा न होने पर भी बोले जाते हैं, ये स्वेच्छापूर्वक ही बोले जाते हैं। तो इससे ये सभी चीज़ें हो जाती हैं। औपचारिक यानी क्या होता है? जिसके लिए रूल्स रेगुलेशन होते हैं, और इसमें रूल्स रेगुलेशन नहीं होते हैं। और यहाँ शब्द शिष्टाचार से प्रेरित होता है, या यथार्थ से प्रेरित हो, या कथन सच्चित तथा निश्चित होते हैं, या कथन अनिश्चित होते हैं। तो इस तरह से आपका हो जाता है। और वही चीज़ जो हमने बताई कि औपचारिक और अनौपचारिक में आप समझ सकते हैं। यहाँ पे क्या पूछा गया आपको हम बता देते हैं। औपचारिक अनौपचारिक इसको हम बहुत अच्छे से डिस्कस भी कर चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत भी यहाँ पे नहीं है, है ना। यानी औपचारिक तथा अनौपचारिक कथन, जैसे हम कोई बात कह रहे हैं तो हम क्या कहेंगे कि अपने घर पे कह रहे हैं, तो हम बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन से नहीं कहेंगे। हमारे घर में जो मातृभाषा हमारी है, हम उस भाषा में भी बात कर सकते हैं, और उस पर कोई ये नहीं है कि यहाँ पे हमको रुकना है, यहाँ पे हमको इस तरीके से हमको करना है। लेकिन हम ऑफिस वगैरह में जाते हैं, जैसे ऑफिसेज हो जाते हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल है, वहाँ पे हम अपनी जो भी हम बोलते हैं तो बहुत ही हिसाब से हम बोलते हैं, है ना। तो वो चीज़ हो जाती है, तो वो औपचारिक में आती है। और जो हम घर पे हम जो बोल रहे होते हैं वो अनौपचारिक में आती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट हो जाता है लेखन में सुलेख का क्या महत्व है। सुलेख यानी कि होता है सुंदर लेख। सुलेख क्या होता है? तो सुंदर लेख होता है जिसको क्या हम देख देख के लिखते हैं, जिससे कहते हैं कि सुलेख लिखा करो, राइटिंग तुम्हारी अच्छी हो जाएगी, तो वही चीज़ होती है। तो सुलेख के महत्व, तो सुलेख का महत्व देखिए यहाँ पे हो जाता है कि इसके अनुसार पी.डी. पटनायक के शब्दों में निसंदेह सुलेख का उतना महत्व है जितना भाषण में सूच्चारण का है। यदि शुद्ध नहीं होता है तो भाषा ज्ञान की स्थिति अधूरी रह जाएगी। लिखित कार्य शुद्ध लेखन इसलिए महत्व देते कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जब कोई लिखा हुआ हमारी चीज़ को देखते हैं और हमारा लेख सुंदर होता है तो क्या कहते हैं, हाँ भाई ये बंदा कुछ है, इस बंदे में कुछ जान है, कुछ बात तो है ना। तो ऐसे होता है, तो ये चीज़ आपकी हो जाती है। और जैसे हम किसी के सामने बोल रहे हैं, तो अगर हम बोल रहे हैं और उसमें कोई कमी नहीं है, उच्चारण हमारे दुरुस्त है, ठीक ठाक है, तो कहेंगे हाँ भाई ये बंदा अच्छा बोल लेता है, इसमें कुछ तो बात है, ये चीज़ हो जाती है। तो मुहावरा है, मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अभ्यास करना। मुहावरा का शब्दार्थ बोलचाल में बातचीत अथवा अभ्यास है। हिंदी में मुहावरा विलक्षण अर्थ देने वाले वाक्यांश के रूप में लिया जाता है। ऐसे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति कराए मुहावरा कहलाता है। एक ही तरह से असंख्य अनुभवों को प्रसंग के अनुसार प्रकाशित करने वाली चतुरोक्ति मुहावरा कहलाती है। और लोकोक्ति क्या है? तो लोकोक्ति ये है कि कही हुई बात किसी घटना अथवा कहानी से संबंधित, आपका थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, ठीक है, संबंधित अनुभव के सार को व्यक्त करने वाली प्रसिद्ध उक्ति या कथन को लोकोक्ति या कहावत कहते हैं। जैसे 3 में न 13 में, यानी महत्वहीन। थोथा चना बाजे घना असमर्थ व्यक्ति बातें अधिक करता है। तत्वहीन को आडंबर की आवश्यकता नहीं होती है। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, यानी वास्तविकता से दूर होता है। नो नगद न 13 उधार, नगद का बेचना उधार के बेचने से अच्छा होता है। ये चीज़ें हो जाती हैं, ऐसे बहुत से आप इसको
देख सकते हैं, अच्छे से इसको समझ सकते हैं और भी आप देख लें, ठीक है। फिर है देखिए ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया, दीपावली पर 8 पंक्तियाँ लिखें, तो आप इसको देख लें। यहाँ पे हम आपको यहाँ पे आप इसको रोक कर भी फिर से आप पढ़ सकते हैं, अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। औपचारिक और अनौपचारिक परिस्थितियों के रूप में भाषा प्रयोग अपने विचार में लिखिए। तो औपचारिक क्या होता है? औपचारिक भाषा हमेशा शिष्ट एवं विनययुक्त होती है। अनौपचारिक भाषा में असंसदीय शब्दों का प्रयोग स्वीकार्य है, क्योंकि भाई हम क्या है ऑफिस में हम बोल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, तो विनयपूर्वक कि महोदय जी ये बात है इस तरह से, है ना, आप हमारा जो भी है जैसे कहते हैं कि हमारी इस इच्छा को स्वीकार करें या हमारी इस भेंट को स्वीकार करें। घर में कहते हैं मम्मी लीजिए ये ले लीजिए, मम्मी ये दे दीजिए, ऐसे ही तो कहते हैं ना, तो वो चीज़ हो जाती है। औपचारिक भाषा में व्याकरण के नियमों का पालन अपरिहार्य है। औपचारिक भाषा में ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती है, बस भाव संप्रेषण अनिवार्य है। और औपचारिक भाषा में जिसमें संभाषण या पत्राचार किया जा रहा है उसके प्रति आदर सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। समीने, निवेदन है कि, है ना भाई, एक आप खत लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, तो उसमें मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम, ऐसे करके लिखते हैं ना। और घर में ऐसा तो नहीं कहते हैं मम्मी मुझे बुखार आ गया, है ना, पापा मुझे सिर में दर्द हो रहा है, तो ये चीज़ होती है। और वहाँ पे जब हमको लिखना होता है तो मोस्ट रिस्पेक्टफुली श्रीमान महोदय निवेदन है, आपसे विनम्र निवेदन है, ऐसे करके लिखते हैं ना, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। औपचारिक शब्दों में आधिकारिक मान्यता प्राप्त शब्दावली का प्रयोग होता है। औपचारिक भाषा में आप उद्देश्य शब्दों का प्रयोग कर सकते हो। औपचारिक पत्राचार के अंत में भवदीप का प्रयोग करना पड़ता है। औपचारिक भाषा में तुम्हारा भी लिख सकते हैं। तद्भव तथा तत्सम शब्दों में अंतर। तो तत्सम शब्द संस्कृत के मूल शब्द होते हैं जो हिंदी में भी प्रयुक्त होते हैं, अग्नि, पर्यक, आम्र आदि, जबकि तद्भव शब्द तत्सम का विकसित या परिवर्तित रूप होते हैं, जैसे आग, पलंग, आप आदि ये हो जाते हैं। हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो मूल्यांकन की सहायता से अध्यापक बच्चों की रुचियों, योग्यताओं, क्षमताओं, व्यक्तित्व, सामर्थ्य, कमियों को पहचान कर उनका उचित मार्गदर्शन करते हैं। मूल्यांकन शिक्षा के सुधार तथा गुणवत्ता उन्नयन में सहायक होते हैं। मूल्यांकन उचित शैक्षिक निर्णय लेने के लिए अत्यंत आवश्यक है। मूल्यांकन से शिक्षा शास्त्री, प्रशासन, अध्यापक, छात्र तथा अभिभावक शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति सीमा को जान सकते हैं। मूल्यांकन शिक्षण के उद्देश्यों को स्पष्ट करता है तथा छात्रों को अध्यापन के लिए प्रेरित करता है। मूल्यांकन तथा शिक्षण में सुधार लाता है। अध्यापक को अपनी कमी ज्ञात हो जाती है, जिससे वह अपने शिक्षक को अधिक सुसंगठित बनाता है। पूर्ण विराम देखिए आपका फिर से आ गया, वही कि आपको चिन्ह लगाना है अंत में, अल्प विराम जिसमें आदि बोधक, और उसके बाद गद्य एवं पद्य में अंतर स्पष्ट करना है। देखिए आपका आ गया, यहाँ पे आपके क्वेश्चन हम दिखा देते हैं आपको कि गद्य एवं पद्य में अंतर, ये भी आपका हो चुका है। वाक्य किसे कहते हैं, इसके प्रकार बताएं। किसी एक राष्ट्रीय पर्व पर अपने वियुक्ति प्रतियों उपसर्ग, वही चीज़ देखिए फिर से आ गए। कहानी शिक्षण की उपयोगिता वही है। लोकोक्ति, मुहावरे और अभिव्यक्ति के साधनों का वर्णन कीजिए, ये सब आपके हो जाते हैं। यहाँ पे हम लिखकर भी, यहाँ पे अभिव्यक्ति के मौखिक अभिव्यक्ति, लिखित अभिव्यक्ति है ना, तो आप लिखकर भी अपनी चीज़ों को दूसरे से कह सकते हैं, बोलकर भी अपनी चीज़ों को आप बता सकते हैं। कहानी और ये क्रिया, ये सब हो चुका है। यहाँ क्रिया किसे कहते हैं इसको देख लेते हैं। तो वे शब्द जिनमें किसी कार्य का होना या कारण पाया जाता है वह क्रिया कहलाता है। जैसे वो आदमी है, वो पाठ पढ़ती है, शब्द होने का बोध होता है, पढ़ती है, शब्द में पढ़ने का बोध होता है, अंत में शब्द क्रिया शब्द कहलाते हैं। तो ये सभी चीज़ें हो चुकी है, यहाँ पे आप देख लें। देखिए रिपीटेड कितने क्वेश्चन है, ऐसा लगता है कि बार बार वही चीज़ आ रही है ना। गद्य पद में अंतर कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब बार बार क्वेश्चन में आ रहा है। प्रत्यय उपसर्ग बार बार आ रहा है, फेस्टिवल बार बार आ रहा है ना। अभिव्यक्ति आ रही हैं, मौखिक अभिव्यक्ति, लिखित अभिव्यक्ति, मौन वाचन, सस्वर वाचन, ये सभी चीज़ें आ रही हैं। और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि पहले एक्सप्लेन उस पर किया है, उसके बाद आपके जो क्वेश्चंस आए हैं उनको भी हमने आपके सम्मुख रखा है। यानी आप में कोई डाउट और कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा कि एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम होते हैं किस तरह से पेपर बनता है, किस तरह से आता है। तो बस ऐसे ही आता है, बहुत टफ नहीं आता। बस ये है भाई, तैयारी तो आपको करनी ही रहती है। तैयारी अगर आप नहीं करेंगे तो हर एक चीज़ टफ है, और अगर आप तैयारी करेंगे तो हर एक चीज़ आपकी इजी हो जाती है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी तरह की मैराथन लेकर, क्योंकि अब आपकी मैराथन्स भी स्टार्ट रहेंगी। प्लस आप लोगों के जो भी पेपर अभी नहीं सॉल्व करा पाए हैं तो वो भी पेपर हम साथ में सॉल्व कराते रहेंगे। तो इसके लिए आपको चैनल से जुड़ना रहेगा, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना रहेगा। तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।